नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो इस लेक्चर में हम सप्लाई अंडर जीएसटी चैप्टर का रिवीजन करेंगे। इस चैप्टर के रिवीजन से पहले कुछ जीएसटी के बेसिक के बारे में बात कर लेता हूं। जीएसटी से पहले बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस काम करते थे। कौन से? वैट हो गया, सर्विस टैक्स हो गया, सेल्स टैक्स हो गया, एक्साइज हो गया, एंटरटेनमेंट टैक्स हो गया। ये सारे टैक्सेस काम करते थे। अब इन सबको हटा के क्या लाया गया? जीएसटी लाया गया। तो क्या सर कंप्लीटली जीएसटी हो गया, अब ये वाले टैक्सेस काम नहीं करते? अभी भी कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनके ऊपर जीएसटी नहीं लगता, या ऐसे कुछ प्रोडक्ट हैं जिनके ऊपर जीएसटी भी लगता है और पुराने टैक्सेस भी लग रहे हैं। तो बात करते हैं कुछ ऐसे प्रोडक्ट जिनके ऊपर अभी भी जीएसटी नहीं लगता। अभी भी जीएसटी नहीं लगता मतलब पुराना एक्साइज और वैट इसके ऊपर लग रहा है। ऐसे कौन से प्रोडक्ट हैं जो परमानेंटली हमेशा के लिए जीएसटी से बाहर कर दिए गए? ऐसे दो प्रोडक्ट हैं। एक तो अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, जो लोगों के पीने के लिए दारू होती है, उसको कंप्लीटली बाहर किया गया जीएसटी से हमेशा के लिए। उसके साथ ही उसका जो रॉ मटेरियल होता है रेक्टिफाइड स्पिरिट के नाम से या एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल ईएनए के नाम से, उसके ऊपर भी कंप्लीटली जीएसटी से बाहर कर दिया गया है। अब कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिन्हें टेम्परेरी जीएसटी से बाहर किया है, मतलब थोड़े टाइम के लिए जीएसटी से बाहर कर दिया है, बाद में उन्हें जीएसटी के अंदर लाया जाएगा। कौन सा प्रोडक्ट है? पेट्रोलियम से रिलेटेड। पेट्रोलियम क्रूड, कच्चा तेल, पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल जो एयरक्राफ्ट को चलाने के काम आता है। तो ये 5 प्रोडक्ट। इसका मतलब ये जो भी प्रोडक्ट है जिनको अभी तक जीएसटी में नहीं लाया गया, तो इनके ऊपर कोई ना कोई टैक्स तो लग रहा होगा। तो कौन सा टैक्स लग रहा है? पुराना टैक्स। कौन सा? एक्साइज और वैट लग रहा है। तो इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं नॉन टैक्सेबल सप्लाईज। इन्हें क्या बोलते हैं? नॉन टैक्सेबल सप्लाईज। उसके बाद कुछ ऐसे गुड्स भी हैं जिनके ऊपर जीएसटी तो लग ही रहा है, उसके साथ ही पुराने वाले जो टैक्सेस थे, एक्साइज ड्यूटी था, वो भी लग रहा है। ऐसे कौन से प्रोडक्ट हैं? देखिएगा, तंबाकू एंड तंबाकू प्रोडक्ट, ओपियम, इंडियन हैम्प, अदर नार्कोटिक ड्रग्स एंड नार्कोटिक्स, मतलब अफीम, गांजा, नशे वाले प्रोडक्ट हैं जो तंबाकू प्रोडक्ट हैं, इन सब के ऊपर एक्साइज ड्यूटी, पुराना टैक्स तो लग ही रहा है, उसके साथ साथ जीएसटी भी लग रहा है। तो देखा जाए तो कंप्लीटली जीएसटी यहां पे नहीं लाए गए। इसलिए मैंने पढ़ाया, आपको आगे जाके चैप्टर्स में काम आएगा ये वाला चीज कि कौन से प्रोडक्ट पे कंप्लीटली जीएसटी आ गया और कौन से प्रोडक्ट पे जीएसटी नहीं आया, या जिसपे दोनों टैक्सेस लग रहे हैं, पुराने भी और अभी वाले भी। ठीक है, अब अपन आ जाते हैं सप्लाई चैप्टर पे। अब आ जाते हैं सप्लाई चैप्टर पे। तो सप्लाई चैप्टर क्या बोलता है? इस चैप्टर में आप समझो, इस चैप्टर का बैकग्राउंड क्या है, सप्लाई कहां से आया। तो कोई भी अगर टैक्स लगाना होता है तो उसके लिए क्या बनाना पड़ता है? टैक्स लॉ बनाना पड़ता है। जैसे इनकम टैक्स लगाना तो इनकम टैक्स लॉ बनाना पड़ा, जीएसटी लगाना तो जीएसटी लॉ बनाना पड़ा। और उन लॉज में, टैक्स लॉज में एक चार्जिंग सेक्शन होता है। वो चार्जिंग सेक्शन बताता है कि भाई साहब ऐसा कौन सा इवेंट होगा जिस इवेंट के होने पर आपको ये टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ऐसा क्या ट्रिगर पॉइंट है जो बोलेगा कि भैया आज अगर ये काम हो गया तो टैक्स पे कर देना। तो इनकम टैक्स एक्ट में बोलते कि भैया अगर इनकम कमा ली तो इनकम टैक्स बन जाएगा। उसी प्रकार से जीएसटी के अंदर भी चार्जिंग सेक्शन है, और वो क्या बोलता है, ऐसा कौन सा इवेंट है जिसके होने पे टैक्स देना पड़ेगा? दैट इज सप्लाई। क्योंकि चार्जिंग सेक्शन बोलता है जीएसटी इज लेविएबल ऑन इंट्रास्टेट सप्लाई एंड इंटरस्टेट सप्लाई। इंट्रा हो या इंटर हो, पर सप्लाई अगर है तो क्या लग जाएगा? जीएसटी लग जाएगा। तो इसलिए हमारा समझना जरूरी है कि सप्लाई क्या होता है, क्योंकि अगर कोई ट्रांजैक्शन सप्लाई नहीं है तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, और अगर कोई ट्रांजैक्शन सप्लाई है तो ही उसके ऊपर जीएसटी लगाया जा सकता है। ये बात समझ में आती है? तो चलिए अब बात करेंगे सप्लाई क्या होती है। सप्लाई क्या होती है? तो सप्लाई के लिए सेक्शन 7 ऑफ सीजीएसटी एक्ट इसकी डेफिनेशन देता है। ध्यान रखना, किसी भी सेक्शन नंबर को आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, कोई रूल नंबर, अगर कोई स्पेसिफिक रूल नंबर या सेक्शन नंबर याद रखना होगा तो मैं बोल के बता दूंगा कि भैया ये वाला सेक्शन जो है याद रख लेना, वरना आपको कोई भी सेक्शन, रूल नंबर वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं है। तो सप्लाई चैप्टर की बात करते हैं, सप्लाई के डेफिनेशन की बात करते हैं। सप्लाई इंक्लूड्स एनी ट्रांजेक्शन, किसी भी प्रकार की ट्रांजेक्शन हो सकता है वो सेल हो, ट्रांसफर हो। मान लो मेरे पास लैपटॉप है, मैंने आपको 50,000 के बदले में लैपटॉप बेच दिया, दैट इज सेल। अगर मान लो मेरी एक ब्रांच है मुंबई में और एक ब्रांच है गुजरात में, मैंने मुंबई से गुजरात में सामान भेज दिया, मैंने सेल तो नहीं किया बट सामान का क्या कर दिया? ट्रांसफर कर दिया, तो वो भी ट्रांजैक्शन यहां पे कवर हो जाएगी। बार्टर मतलब जो पुराने समय में होता था, वस्तु के बदले में वस्तु, गुड्स के बदले में गुड्स, सर्विस के बदले में सर्विस, या सर्विस के बदले में गुड्स, गुड्स के बदले में सर्विस। तो इसका मतलब उसमें मनी इन्वॉल्व नहीं होता। जैसे मान लीजिए मेरे पास एप्पल आईफोन 12 था, मैंने उसको एक्सचेंज करवा के उसके बदले में क्या ले लिया? लैपटॉप ले लिया। तो अब मैंने कोई पैसा नहीं दिया, सिर्फ एक गुड्स के बदले में दूसरा गुड्स दे दिया, तो ये क्या हो जाएगा? बार्टर हो जाएगा। एक्सचेंज का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए मेरे पास एप्पल आईफोन 12 था,
मैंने एप्पल आईफोन 12 देके स्टोर पे और 14 खरीद लिया, उसके बदले में मैंने एप्पल आईफोन 12 तो दिया ही दिया, उसके साथ मैंने 50,000 रुपए और दिए। तो जहां पे कंसिडरेशन पार्शली इन मनी होता है और पार्शली इन अदर देन मनी फॉर्म होता है, तो वो क्या हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है। ये नॉर्मली आपको इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के सामान में देखने को मिलता है। उसके बाद लाइसेंस हो गया, मान लो गवर्नमेंट ने आपको किसी एरिया में दारू बेचने के लिए अलाउ कर दिया, दैट इज लाइसेंस। गवर्नमेंट ने आपको यहां पे कोई रेस्टोरेंट खोलने के लिए अलाउ कर दिया, दैट इज लाइसेंस। गवर्नमेंट ने कोई आपको मान लीजिए मेडिकल खोलना था, मेडिकल स्टोर के लिए लाइसेंस दे दिया, तो वो भी क्या हो गया, लाइसेंस। तो ये ट्रांजैक्शन भी सप्लाई में आ जाएंगी। आपके पास कोई बिल्डिंग थी, आपके पास कोई मूवेबल प्रॉपर्टी थी, मशीन थी, आपने उसको रेंट पे दे दिया, तो वो भी ट्रांजैक्शन हो जाएगा। आपके पास कोई जमीन पड़ी थी, उसको आपने लीज पे दे दिया, वो भी ट्रांजैक्शन हो जाएगा। आपके पास कोई सामान पड़ा था, आपने उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया, वो भी ट्रांजैक्शन हो जाएगा। और मैं तो ये बोलता हूं कि ये ट्रांजैक्शंस के अलावा भी अगर कोई ट्रांजैक्शन है तो वो भी किसके स्कोप में आ जाएगी, सप्लाई के स्कोप में आ जाएगी। ये तो सिर्फ आपके एग्जांपल्स हैं, इसके अलावा भी अगर कोई ट्रांजैक्शन होगी तो वो भी सप्लाई में आ जाएगी, बट उसके कुछ कंडीशंस हैं कि भैया 3 क्राइटेरिया वो ट्रांजैक्शन फुल करनी चाहिए, 3 क्राइटेरिया वो ट्रांजैक्शन फुलफिल करनी चाहिए, तभी वो क्या होगी, सप्लाई होगी। कौन से 3 क्राइटेरिया? फर्स्ट क्राइटेरिया इज गुड्स और सर्विस, मतलब जो ट्रांजैक्शन हो रही है वो गुड्स और सर्विस की होनी चाहिए। अगर कोई ट्रांजैक्शन गुड्स और सर्विस की नहीं है तो वो सप्लाई नहीं होगी। तो हमें पता लगाना पड़ेगा भैया गुड्स और सर्विस क्या होता है, तो उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद कोई भी ट्रांजैक्शन है वो फॉर कंसिडरेशन होनी चाहिए, मतलब उसके बदले में कुछ मिलना चाहिए। फ्री वाली ट्रांजैक्शन को सप्लाई नहीं माना जाएगा। तो कंसिडरेशन क्या होता है ये भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद ट्रांजैक्शन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होनी चाहिए, मतलब आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो बिजनेस में होनी चाहिए। अगर आपने कोई पर्सनल ट्रांजैक्शन करी है तो वो सप्लाई नहीं होगी। आपके घर पे ज्वेलरी पड़ी थी, आपको पैसे की जरूरत थी, आपने ज्वेलरी बेच दी, तो क्या वो सप्लाई हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि वो ट्रांजैक्शन बिजनेस में होगी तभी सप्लाई होगा। तो 3 क्राइटेरिया, गुड्स और सर्विस की ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, कंसिडरेशन के लिए होना चाहिए और इन दी बिजनेस होना चाहिए। अगर ये तीनों क्राइटेरिया कोई ट्रांजैक्शन फुलफिल करती है तो वो क्या हो जाएगी, सप्लाई हो जाएगी। तो एक एक करके वो क्राइटेरिया को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले गुड्स एंड सर्विस क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस की बात करते हैं। तो हमने बात किया कि अगर कोई ट्रांजैक्शन गुड्स और सर्विस की नहीं है तो वो सप्लाई ही नहीं है। तो अब गुड्स और सर्विस में क्या आएगा और क्या ऐसी चीज है जो गुड्स और सर्विस दोनों में नहीं आएगी, इस बात को हमें डिस्कस करना है। तो गुड्स का डेफिनेशन दिया है, गुड्स का डेफिनेशन दिया है एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जिसे मूव किया जा सकता है। मान लीजिए एक कैलकुलेटर है मेरे पास, मैं इसे उठा के एक दूसरी जगह से दूसरी जगह रख सकता हूं, इट इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी। लैपटॉप है, एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे रख सकता हूं, मूवेबल प्रॉपर्टी। फर्नीचर, कोई भी ऐसी चीज जिसे एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे रखा जा सकता है वो क्या हो जाएगी, मूवेबल प्रॉपर्टी, और वो गुड्स की कैटेगरी में आ जाएगी। उसके अलावा एक्शनेबल क्लेम, एक्शनेबल क्लेम क्या होता है, ऐसा कोई भी क्लेम जिसे आप लीगली एनफोर्स कर सकते हो कोर्ट ऑफ लॉ में। जैसे आपका मान लो इंश्योरेंस करवाया था आपने और आपको नुकसान हो गया तो आप इंश्योरेंस क्लेम करोगे, तो इंश्योरेंस क्लेम क्या है, एक्शनेबल क्लेम है। अगर मान लीजिए आपने लॉटरी जीती तो लॉटरी का पैसा आपका क्या है, एक्शनेबल क्लेम है। बैटिंग हो गया, गैम्बलिंग हो गया, उसके अलावा आपने किसी को अनसिक्योर्ड डेट दे रखा है तो वो भी आपका क्या है, एक्शनेबल क्लेम है, क्योंकि आप उसे लीगली कोर्ट ऑफ लॉ में एनफोर्स कर सकते हो। और एक्शनेबल क्लेम भी किस में आ जाएगा, गुड्स की कैटेगरी में आ जाएगा। ध्यान रखना, एक्शनेबल क्लेम भी किसकी कैटेगरी में आ जाएगा, गुड्स की कैटेगरी में आ जाएगा। उसके अलावा ग्रोइंग क्रॉप ग्रास, अगर कोई उगती हुई फसल है वो भले ही धरती से अटैच है क्योंकि अभी तक उग रही है तो आइडली वो मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, बट हाँ इसको भी गुड्स की कैटेगरी में रख दिया गया। तो गुड्स की कैटेगरी में क्या क्या आया, एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, एक्शनेबल क्लेम, और उगती हुई जो घास या फिर फसल है उसको भी क्या बोलेंगे, गुड्स बोलेंगे। अब सर्विस में क्या आएगा सर, तो सर्विस में आएगा एनीथिंग अदर देन गुड्स, गुड्स के अलावा जो भी चीज है वो क्या आ जाएगी, सर्विस में आ जाएगी। तो सर ये क्राइटेरिया तो कुछ काम का ही नहीं हुआ, क्योंकि कोई भी चीज या तो गुड्स होगी या सर्विस होगी। अब इसमें बोल दिया गया कि 2 चीजें जो ना तो गुड्स होंगी ना सर्विसेज होंगी, मनी एंड सिक्योरिटी। मनी, पैसा, मनी का डेफिनेशन क्या है कि इंडियन करेंसी हो, फॉरेन करेंसी हो, बैंक गारंटी हो, या किसी भी प्रकार का कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिसका यूज किया जाता है, जिसे आरबीआई परमिट करता है आपकी लायबिलिटी को पे करने के लिए, आपकी लायबिलिटी को सेटल करने के लिए। तो क्या क्या हो सकता है भाई, इंडियन करेंसी हो सकती है, फॉरेन करेंसी हो सकती है, कोई चेक हो सकता है ना, इस प्रकार का कोई भी इंस्ट्रूमेंट, तो वो क्या होगा, मनी। अगर ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट इन्वॉल्व है, उसकी सप्लाई हो रही है, तो वो सप्लाई नहीं होगा, क्योंकि ना तो वो गुड्स में आएगा ना ही वो आएगा सर्विस में। सिक्योरिटीज क्या होते हैं, आपके शेयर्स हो गए, यूनिट्स हो गए,
आपके म्यूचुअल फंड्स के यूनिट हो गए, आपके डिबेंचर्स हो गए, इस प्रकार का कोई भी अगर सिक्योरिटी है तो सिक्योरिटीज भी ना तो गुड्स है ना सर्विस है, तो इसका भी सप्लाई नहीं होगा। मान लो आज मेरे पास 5000 एचडीएफसी के शेयर है, मैंने बेच दिए, तो वो सप्लाई नहीं होगा, उसके बदले में जो पैसा मिलेगा उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। बट एक बात बोल दी गई कि मनी और सिक्योरिटी तो इसमें नहीं आएंगे, मनी और सिक्योरिटी तो इसमें नहीं आएंगे, पर यूज ऑफ मनी की जो एक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, सर्विस हो जाएगी। मान लीजिए ए ने बी को 10 करोड़ का लोन दिया, भैया 6 महीने बाद लौटाना है, तो वो 10 करोड़ रुपए क्या है, मनी ट्रांजैक्शन है, उसमें क्या कोई भी गुड्स और सर्विस इन्वॉल्व है, नहीं, तो ऐसे में उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। तो आपने कभी भी कोई लोन वगैरह का अमाउंट देखा होगा तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता, बट उस लोन को 6 महीने बाद जो चुकाएगा तो उसके साथ उसे 60 लाख रुपीस इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और इंटरेस्ट क्यों पे करना पड़ा, क्योंकि उसने 10 करोड़ को 6 मंथ के लिए यूज किया है, तो इसलिए इंटरेस्ट पे करना पड़ा। तो जो यूज ऑफ मनी की एक्टिविटी है जिसके बदले में उसे इंटरेस्ट मिल रहा है, वो एक्टिविटी क्या हो जाएगी, सर्विसेज हो जाएगी, और सर्विसेज हो जाएगी तो सप्लाई भी हो सकती है। उसके अलावा मान लीजिए आपके पास $10,000 हैं, आपको कन्वर्ट कराना है आईएनआर में, आप बैंक के पास गए, आपने $10,000 को 8 लाख रुपीस में कन्वर्ट करा लिया, तो अब ये तो मनी टू मनी ट्रांजैक्शन है, तो यहां पे तो कोई गुड्स और सर्विस इन्वॉल्व नहीं है, तो जीएसटी नहीं लगेगा। बट उस बैंक ने आपसे उस कन्वर्जन के लिए 10,000 रुपीस चार्ज कर लिए, तो जो उसने कन्वर्ट करने की सर्विस दी है, कन्वर्जन ऑफ करेंसी की सर्विस दी है, वो सर्विस के स्कोप में आ जाएगा और वो भी सप्लाई के स्कोप में आ जाएगा। तो जो 10,000 रुपीस चार्ज किए गए कन्वर्जन के, उसके ऊपर जीएसटी लग सकता है। उसके साथ ही अब सिक्योरिटीज को जो ट्रांजैक्शन होती है वो सप्लाई नहीं होती, क्योंकि सिक्योरिटीज गुड्स और सर्विस में नहीं आता। बट उन्हीं सिक्योरिटीज को ट्रांजैक्शन करवाने के लिए मान लीजिए स्टॉक एक्सचेंज ने कोई कमीशन ले लिया, आपके ब्रोकर ने कोई कमीशन ले लिया सेल परचेज करवाने के लिए, तो वो जो फैसिलिटेटिंग एंड अरेंजिंग ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटी है, मतलब सिक्योरिटी की जो ट्रांजैक्शन को फैसिलिटेट और अरेंज करवाने की जो एक्टिविटी है, जिसके बदले में आप कोई फीस, कमीशन, ट्रांसफर फीस वगैरह पे करते हो, वो सब क्या हो जाएगा, सर्विस हो जाएगा, और उसको सप्लाई मान लिया जाएगा। तो इन शॉर्ट देखा जाए तो एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, एक्शनेबल क्लेम, ग्रोइंग क्रॉप्स, तो ये तो किस में आ जाएगा, गुड्स में। और मनी और सिक्योरिटी ना तो गुड्स में आएगा ना सर्विस में आएगा, और इसके अलावा जो भी है वो किस में आ जाएगा, सर्विस में आ जाएगा। कुछ स्पेसिफिक बताया कि भैया अगर उस मनी को यूज करने की एक्टिविटी है तो भी सर्विस हो जाएगा, कन्वर्जन ऑफ करेंसी की एक्टिविटी है वो भी सर्विस हो जाएगा, फैसिलिटेटिंग और अरेंजिंग ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटी है तो वो भी क्या हो जाएगा, सर्विस हो जाएगा। अब इसके कुछ स्पेशल केस हैं, इसके कुछ स्पेशल केस है, बात कर लेते हैं कि अगर आपने किसी को लोन दिया, डिपॉजिट करवाया, एडवांस दिया, तो वहां पे आप क्या दे रहे हो, सिर्फ मनी दे रहे हो, उसके बदले में कोई गुड्स और सर्विस नहीं मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांजैक्शन इन मनी, और ये गुड्स और सर्विस दोनों में नहीं आएंगे। अगर आपने कोई लेटर ऑफ क्रेडिट इशू किया, बैंक गारंटी इशू किया, मान लीजिए आपके बैंक ने आपको बैंक गारंटी दी 100 करोड़ रुपए की कि भैया अगर ये बंदा पे नहीं करता तो इसके बदले में मैं 100 करोड़ रुपए पे करूंगा, ऐसा बैंक ने बोला, तो वो क्या होता है, बैंक गारंटी, बैंक गारंटी दे रहा है। तो क्या वो 100 करोड़ रुपए पे जीएसटी लगेगा, नहीं, क्योंकि ये भी क्या होता है, मनी के फॉर्म में आता है। लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंक गारंटी भी क्या माना जाता है, मनी की डेफिनेशन में आता है, तो ये भी क्या है, ट्रांजैक्शन इन मनी, इसलिए ये भी गुड्स और सर्विस में नहीं आएगा। उसके साथ ही सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कॉमर्शियल पेपर, ये भी क्या होते हैं, एक तरह से मनी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, तो मनी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ट्रांजैक्शन इन मनी, गुड्स और सर्विस दोनों में नहीं आएगा। बट हां, इन प्रोडक्ट से रिलेटेड अगर कोई सर्विस दी गई है, मान लीजिए बैंक ने बैंक गारंटी दी आपको 100 करोड़ रुपए की, तो 100 करोड़ रुपए पे तो जीएसटी नहीं लगेगा, बट उस 100 करोड़ रुपए की गारंटी देने के लिए उसने आपसे 10 लाख रुपए चार्ज किए, तो वो 10 लाख रुपीस जो चार्ज किए बैंक ने, वो बैंक गारंटी देने के लिए कमीशन के नाम पे, तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। अगर आपने कोई सिक्योरिटी बेची, तो सिक्योरिटी बेचने पे तो जीएसटी नहीं लगेगा, बट उस सिक्योरिटी को बिकवाने के लिए जो ब्रोकरेज ने कोई फीस, कमीशन या ब्रोकरेज ट्रांसफर फीस वगैरह चार्ज किया है, तो वो सर्विस हो जाएगा और उसके ऊपर जीएसटी लग जाएगा, फैसिलिटेटिंग और ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज या ऊपर वाला किसी भी प्रोडक्ट में। उसके बाद बात आती है फ्यूचर फॉरवर्ड की। फ्यूचर फॉरवर्ड क्या होता है, लेट्स से फ्यूचर फॉरवर्ड बताता हूं कि मान लीजिए ए नाम का बंदा है, बी नाम के बंदा है जो फार्मर है, उसके पास गया, ठीक है। फ्यूचर फॉरवर्ड क्या होता है, बेसिकली कि फ्यूचर में कोई ट्रांजैक्शन करनी है, उसके लिए आपने आज ही कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, आज ही उसके लिए प्राइस डिटरमाइन कर लिया। उस फार्मर के पास मान लीजिए 2 महीने बाद 10,000 केजी गेहूं, 10,000 केजी गेहूं क्या हो जाएगा, उत्पादन हो जाएगा, प्रोडक्शन हो जाएगा। तो अब ए गया उसके पास, बी के पास कि मुझे गेहूं खरीदना है, वो बोला कि मेरे को 2 महीने लगेंगे प्रोडक्शन करने में, तो ए ने बोला कोई बात नहीं, मुझे 2 महीने बाद मैं तुमसे 10,000 केजी गेहूं परचेज कर लूंगा एट द रेट ऑफ 20 रुपीस। तो इसे बोलते हैं फ्यूचर और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट,
किसी भी चीज के लिए आप फ्यूचर और फॉरवर्ड में कोई ट्रांजेक्शन करने के लिए आज कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, फ्यूचर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब मान लीजिए 2 महीने हो गए, 2 महीने बाद क्या हुआ, अब ए आया बी के पास खरीदने के लिए, अब मार्केट रेट था 18 रुपीज। तो अब देखा जाए तो अगर ए बी से खरीदेगा तो कितने में खरीदना पड़ेगा, 20 रुपए में, क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है और मार्केट में उसे 18 रुपए का मिल जाएगा। तो ऐसे केस में अब क्योंकि ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो ए को खरीदना पड़ेगा, तो ए ने क्या किया, 20 रुपए के भाव में 10,000 किलो जो गेहूं है वो परचेज कर लिया और 2 लाख रुपए पे कर दिए। तो अब 2 लाख रुपए पे कर दिए, उसके बदले में क्या ले लिया, गेहूं। तो वो क्या होता है, फ्यूचर एंड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट विद डिलीवरी। जब आपका वो टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा तो आप उस गुड्स की क्या ले लोगे, डिलीवरी ले लोगे। तो आपने कमोडिटी की डिलीवरी ले ली, तो ये क्या हो गया, एक तरह से सप्लाई ऑफ गुड्स हो गया। आपने गुड्स लिए, गुड्स के बदले में पैसा दे दिया। अब मान लीजिए ए बी को आके बोलता है कि बॉस मुझे ये गेहूं नहीं खरीदना, तो बी क्या बोलेगा कि तूने मुझसे वादा किया था कि 20 रुपए में खरीदेगा और आज मार्केट में रेट है 18 रुपए, अगर मैं मार्केट में बेचूंगा तो मेरा नुकसान हो जाएगा, मेरे को कितने मिलेंगे, 1,80,000 रुपए, 1,80,000, तो मेरे को 20,000 का नुकसान हो जाएगा। तो ए ने बोला कोई बात नहीं, मुझे गेहूं नहीं खरीदना, तू गेहूं जाके मार्केट में बेच दे, मैं तेरे को तेरा नुकसान भरपाई कर देता हूं, 20,000 रुपए दे देता हूं। इसका मतलब उसने जो फ्यूचर और फॉरवर्ड का कॉन्ट्रैक्ट किया था कि भैया फ्यूचर में तुझसे मैं खरीदूंगा, उसने वास्तव में खरीदा नहीं, उसने सिर्फ नेट सेटलमेंट कर दिया। जो सामने वाले को लॉस हो रहा था वो लॉस की भरपाई कर दी, मतलब नेट सेटलमेंट कर दिया। तो ऐसे केस में ये क्या कितना रुपया दे देगा, 20,000 रुपए दे देगा, किसको, बी नाम के बंदे को। तो उसके बदले में क्या उसे कोई गुड्स और सर्विस मिल रही है क्या, नहीं मिल रहा। तो ऐसे केस में वो क्या हो जाएगा, ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटी, क्योंकि फ्यूचर एंड फॉरवर्ड क्या होते हैं, फ्यूचर एंड फॉरवर्ड क्या होते हैं, डेरिवेटिव होते हैं, और डेरिवेटिव क्या होता है, सिक्योरिटी। आपने एसएफएम में पढ़ा होगा फ्यूचर फॉरवर्ड ऑप्शंस वगैरह, ये क्या होते हैं, डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव को सिक्योरिटी की डेफिनेशन में रखा गया है। तो इसलिए इसे क्या बोलेंगे, ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटी हैज नॉट कवर्ड इन गुड्स एंड सर्विस। और अगर फ्यूचर और फॉरवर्ड कमोडिटी का है और उसका डिलीवरी ले लिया, मैंने बताया कि उसने आके गेहूं खरीद लिया 10,000 किलो, तो ऐसे केस में वो क्या हो जाएगा, सप्लाई ऑफ गुड्स हो जाएगा। अब मान लीजिए आपने जो फ्यूचर एंड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया था वो सिक्योरिटी खरीदने के लिए किया था, और फ्यूचर में जाके आपने सिक्योरिटी का डिलीवरी ले लिया, आपने सिक्योरिटी खरीद ली और उसके बदले में पैसे दे दिए। तो भैया सिक्योरिटी खरीदना तो वैसे भी ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटी गुड्स और सर्विस में नहीं आता, तो वो गुड्स और सर्विस में नहीं आएगा। तो क्या कंक्लूजन निकला कि अगर फ्यूचर एंड फॉरवर्ड विदाउट डिलीवरी है तो इसका मतलब वो डेरिवेटिव है, और सिक्योरिटी की डेफिनेशन में आएगा तो ट्रांजैक्शन सिक्योरिटी गुड्स और सर्विस में नहीं आता। और अगर विद डिलीवरी है तो देखना पड़ेगा कि क्या सिक्योरिटीज का फ्यूचर फॉरवर्ड था या गुड्स का। अगर सिक्योरिटीज का था तो गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन में नहीं आएगा, और अगर कमोडिटी का था तो यस गुड्स की सर्विस की डेफिनेशन में आ जाएगा, सप्लाई ऑफ गुड्स में आ जाएगा। इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट, मतलब यूज ऑफ मनी के लिए क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, ये सर्विस हो जाएगा। उसके बाद सिक्योरिटी लेंडिंग स्कीम, देखो सिक्योरिटीज को परचेज करना, सेल करना, ये तो गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन में नहीं आता, पर इन्हीं सिक्योरिटीज को रेंट पे देना, इन्हीं सिक्योरिटीज को रेंट पे देना कुछ टाइम ऑफ पीरियड के लिए, बाद में वापस आ जाएंगी, तो क्या हो जाएगा, सर्विस हो जाएगा, क्योंकि रेंट पे दिया आपने, सेल थोड़ी किया है। तो ऐसे केस में सिक्योरिटी जो आप रेंट पे दे रहे हो उसके बदले में जो लैंडिंग फीस मिलेगी वो आपका क्या हो जाएगा, सर्विस हो जाएगा। इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे चैप्टर के एंड में। उसके बाद अब हमने ये बात पढ़ा कि भैया अगर गुड्स और सर्विस का सप्लाई होगा, गुड्स और सर्विस का ट्रांजैक्शन होगा तभी सप्लाई होगा, वरना सप्लाई नहीं होगा। अब इसके साथ ही हम 2 शेड्यूल पढ़ेंगे। कौन सा शेड्यूल पढ़ेंगे, शेड्यूल 2। ये क्या बताता है, कई बार ऐसा कंफ्यूजन हो जाएगा कि भैया ये वाला जो ट्रांजैक्शन है वो गुड्स का है या सर्विस का है, तो वहां पे आपको क्लैरिटी कौन देगा, वहां पे शेड्यूल 2 आपको क्लैरिटी देगा कि ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे हम शेड्यूल 3, जो बोलेगा कि भले ही आपको ट्रांजैक्शन मान लो गुड्स और सर्विस की हो सकती है, पर शेड्यूल 3 में कुछ ट्रांजैक्शन को नोटिफाई कर दिया और बोल दिया कि इन ट्रांजैक्शन को ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। तो जब सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं होगा तो वो सप्लाई ही नहीं होगा। उसके लिए हम क्या पढ़ेंगे, शेड्यूल 3 पढ़ेंगे। ठीक है, तो शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3 हम बाद में पढ़ेंगे, पर अभी तक हमने एक चीज समझ ली कि गुड्स और सर्विस की ट्रांजैक्शन है तभी सप्लाई होगा, वरना सप्लाई नहीं होगा, और गुड्स और सर्विस क्या होता है ये भी बात हमने डिटेल में कर ली है। अब हम बात करते हैं हमारा सेकंड क्राइटेरिया। फर्स्ट क्राइटेरिया क्या था, गुड्स और सर्विस, ट्रांजैक्शन गुड्स और सर्विस की होनी चाहिए। सेकंड क्राइटेरिया है कि वो ट्रांजैक्शन फॉर कंसिडरेशन होनी चाहिए, पैसा मिलना चाहिए उसके बदले में। फ्री की ट्रांजैक्शन सप्लाई नहीं होगी। तो कंसिडरेशन पे बात आ जाती है। कंसिडरेशन होता क्या है, तो इसने बोला पेमेंट इन मनी और अदर देन मनी अगेंस्ट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि आपने जब कोई सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस किया
तो उसके बदले में आपको पैसा मिल रहा है या फिर अदर देन पैसा फॉर्म में कंसिडरेशन मिल रहा है, मतलब बदले में कुछ मिलना चाहिए। हो सकता है वो करेंसी के फॉर्म में, मनी के फॉर्म में हो, और हो सकता है अदर देन मनी फॉर्म में हो। ठीक है, मान लो आज मैंने आपको कोई गेहूं बेचा, गेहूं के बदले में आपने मुझे चावल दे दिए, तो ये भी क्या है, कंसिडरेशन है। मैंने गेहूं के बदले में आपसे क्या ले लिया, चावल ले लिया। जरूरी थोड़ी है मैं पैसे ही लूं, अगर पैसे लेता हूं वो भी कंसिडरेशन होगा, और उसके बदले मैंने मान लो कोई दूसरी चीज ले ली तो वो भी क्या हो जाएगा, कंसिडरेशन। तो कंसिडरेशन कैन बी इन मनी और अदर देन मनी। पेड बाय रेसिपिएंट, रेसिपिएंट कौन होता है, जो परचेज करता है। रेसिपिएंट का मतलब है कि जो गुड्स और सर्विस परचेज करता है। तो जिसने परचेज किया या तो वो पे कर दे या फिर उसकी जगह पे कोई दूसरा व्यक्ति भी पे करता है, तो भी उसे क्या माना जाएगा, कंसिडरेशन माना जाएगा। मैंने कोई सामान खरीदा, मेरे बिहाफ पे मेरे भाई ने पे कर दिया, तो भी उसे क्या माना जाएगा, कंसिडरेशन माना जाएगा। बट हां, अगर आपके बिहाफ पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अगर पे करती है तो उसे कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। मान लीजिए आप सिलेंडर खरीदते थे, पहले आपको 400 रुपए का पड़ता था, पर वो एक्चुअल में सिलेंडर कितने का होता था, 1000 रुपीज का। तो 600 रुपीज गवर्नमेंट डायरेक्टली पे कर देती थी कंपनी को, और 400 आपको पे करना पड़ता था। तो यहां पे कंसिडरेशन कितना हुआ, सिर्फ 400, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अगर आपके बिहाफ पे कुछ पे कर रहा है तो उसे कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। इसके लिए एग्जाम्पल देखते हैं। मिस्टर राम परचेज गुड्स वर्थ 1 लाख फ्रॉम मिस्टर श्याम फॉर विच पेमेंट इज, राम ने श्याम से गुड्स परचेज किया, उसका पेमेंट राम ने कर दिया तो कंसिडरेशन माना जाएगा। राम की जगह उसके दोस्त जय ने पे कर दिया तो भी कंसिडरेशन माना जाएगा। अगर उसकी जगह पे किसी एनजीओ ने पे कर दिया तो भी कंसिडरेशन माना जाएगा। बट हां, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने पे करा है उसके बिहाफ पे तो वो कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। तो क्या समझे, पेमेंट इन मनी और अदर देन मनी। कंसिडरेशन मनी में भी हो सकता है, अदर देन मनी फॉर्म में भी हो सकता है। जिसने खरीदा है वो भी पे कर सकता है, उसके भी आप पे कोई दूसरा भी पे कर सकता है, पर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ने पे किया है तो वो कंसिडरेशन में नहीं आएगा। अब एक बात ध्यान रखनी है, कुछ स्पेशल पॉइंट्स बता देता हूं इस कंसिडरेशन में कि डिपॉजिट, मान लीजिए आपने कोई घर रेंट पे लिया, आप उसका डिपॉजिट भी जमा करवाते हो ओनर के पास, और वो रिफंडेबल होता है। जब आप घर छोड़ के जाओगे तो आपको रिफंड कर दिया जाएगा। तो ऐसे डिपॉजिट जो कि रिफंडेबल हैं उन्हें कंसिडरेशन नहीं माना जाता, अनलेस एंड अनटिल ओनर आपका वो डिपॉजिट आपके रेंट के अगेंस्ट यूज कर ले। जब तक वो रेंट के अगेंस्ट यूज नहीं करेगा तब तक वो डिपॉजिट कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। तो अगर कोई भी डिपॉजिट दिया है आपने सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए जो रिफंडेबल है तो कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा, अनलेस सप्लायर अप्लाई सच डिपॉजिट एज अ कंसिडरेशन। अब दूसरा पॉइंट है गिफ्ट और डोनेशन टू चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। आपने किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को कोई गिफ्ट या डोनेशन दे दिया, तो सर क्या वो सप्लाई माना जाएगा, क्या उसमें माना जाएगा कि कंसिडरेशन है? सर गिफ्ट का तो मतलब ही यही होता है, डोनेशन का तो यही मतलब होता है कि बदले में कुछ ना मिले। तो यही पता लगाना है कि अगर आप कोई गिफ्ट और डोनेशन कर रहे हो तो बदले में कहीं आपको कुछ मिल तो नहीं रहा। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल से समझेंगे। मान लीजिए मिस्टर नवीन करके एक बंदा है, उसकी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म है मिस्टर नवीन एंड एसोसिएट्स। मिस्टर नवीन ने एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन वाला एक स्कूल है जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन चलाता है, उसमें कुछ पंखे डोनेट किए हैं, फैंस डोनेट किए हैं। ठीक है, अब स्कूल वालों ने उसके टुवर्ड्स ग्रेटिट्यूड पे करने के लिए, उसके टुवर्ड्स रिस्पेक्ट पे करने के लिए उन पंखों पे नाम लिखवा दिया कि डोनेटेड बाय मिस्टर नवीन। तो भैया जब डोनेटेड बाय मिस्टर नवीन लिखाया तो क्या नवीन को उसके बदले में कुछ मिला? देखो, नवीन ने पंखे डोनेट किए स्कूल में, तो उसके बदले में क्या स्कूल ने नवीन को कुछ दिया है? कुछ भी नहीं दिया। आपको कोई भी चीज ऐसी लग रही है कि नवीन ने कुछ डोनेट किया उसके बदले में उसे कुछ मिला? और नहीं मिला, सिर्फ उसको रिस्पेक्ट और क्या मिला है, ग्रेटिट्यूड मिला है। तो ऐसे केस में वो सप्लाई नहीं होगी क्योंकि वहां पे कोई भी कंसिडरेशन नहीं है। बट अगर मान लो वो पंखे पे लिखवा देते हैं नवीन एंड एसोसिएट, नवीन एंड एसोसिएट, तो इसका मतलब उसने जो डोनेशन किया था उसके बदले में उसे उसके बिजनेस की एडवर्टाइजमेंट मिल गई। ऑर्गेनाइजेशन ने, स्कूल ने उस बिजनेस की क्या कर दी, एडवर्टाइजमेंट कर दी, पंखे के ऊपर बिजनेस एक्टिविटी को मेंशन कर दिया। अब जब बिजनेस एक्टिविटी को मेंशन कर दिया तो इसका मतलब वहां पे उसकी एडवर्टाइजमेंट हो गई। तो सप्लाई ऑफ एडवर्टाइजमेंट सर्विस क्या हुआ, जब आपने डोनेशन किया तो डोनेशन के बदले में आपको कंसिडरेशन क्या मिला, एडवर्टाइजमेंट सर्विस। कंसिडरेशन जरूरी थोड़ी है मनी फॉर्म में हो, अदर देन मनी फॉर्म में भी तो हो सकती है। बट जब सिर्फ उसका नाम लिखवाया था तब कोई भी उसका कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं हो रहा था, तो तब वो गिफ्ट और डोनेशन माना जाएगा, सप्लाई नहीं माना जाएगा। तो इसके लिए 3 कंडीशन रखी गई कि अगर किसी गिफ्ट और डोनेशन को ये 3 कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो माना जाएगा कि उसके अगेंस्ट कोई भी कंसिडरेशन नहीं है। कौन सी 3 कंडीशन? कि एक तो गिफ्ट और डोनेशन आपने किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को किया है,
दूसरा, गिफ्ट और डोनेशन का जो कैरेक्टर है वो गिफ्ट और डोनेशन है। जो आपने पेमेंट किया है, जो पंखा लगवाया है, उसका कैरेक्टर क्या है? गिफ्ट और डोनेशन। और आपका जो पर्पस है वो फिलैंथ्रोपिक है, आपने इच्छा से पे कर दिया, इच्छा से वो डोनेट कर दिया, उसके बदले में आपको कोई एडवर्टाइजमेंट या फिर कोई कमर्शियल गेन नहीं मिल रहा है, उसके बदले में आपको कोई सर्विसेज नहीं मिल रही हैं। ये तीन कंडीशन अगर पूरी हो जाती हैं तो आपने जो गिफ्ट और डोनेशन किया है वो माना जाएगा कि उसके अगेंस्ट आपको कोई भी चीज नहीं मिली है और कंसिडरेशन नहीं है और सप्लाई नहीं होगा। ये समझ गया। उसके बाद एक और चीज समझो कि मान लो एक पेंटर है, एक बहुत अच्छा पेंटर है, ठीक है। पेंटर के पास पेंटिंग बनी हुई है, अहमदाबाद में एक एग्जीबिशन लगी है, पेंटर है मान लो मुंबई का, अहमदाबाद में एक एग्जीबिशन लगी है जहां पे पेंटिंग्स दिखाई जाएंगी, ठीक है। अगर कोई भी बंदा इस एग्जीबिशन में आएगा और उसे ये पेंटिंग्स पसंद आ जाएंगी तो इस पेंटिंग को बेच दिया जाएगा उस आदमी को, उससे जो पैसा मिलेगा वो पेंटर को दे दिया जाएगा। तो मुझे एक बात बताओ, जब पेंटर ने अपनी पेंटिंग्स अहमदाबाद एग्जीबिशन में भेजी तो क्या उसके बदले में उसे कुछ पैसा मिला? जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर कोई खरीदेगा तभी पैसा मिलेगा। जब तक उस पेंटिंग को कोई खरीद नहीं लेता तब तक पेंटर को कोई भी पैसा नहीं मिलने वाला। इसका मतलब उसके पास कोई भी कंसीडरेशन नहीं आई। बट जैसे ही उस एग्जीबिशन में कोई व्यक्ति आया जिसको पेंटिंग पसंद आ गई और उसने वो पेंटिंग खरीद ली, तो इसका मतलब वहां पे कंसीडरेशन इन्वॉल्व हो गया और वो सप्लाई हो जाएगा। तो अगर कोई आर्ट वर्क भेजा गया है, पेंटिंग वगैरह, टू गैलरीज फॉर एग्जीबिशन दिखाने के लिए, तो जब तक वो सेल नहीं हो जाता, टिल इट इज सोल्ड, वो क्या हो जाएगा? नो कंसीडरेशन, हैंस नो सप्लाई। जब तक वो सेल नहीं हो जाता इसका मतलब वहां पे कोई भी कंसीडरेशन नहीं है और सप्लाई नहीं होगा। अगर वो सेल हो जाता है, एग्जीबिशन से सेल कर दिया जाता है किसी इंटरेस्टेड पर्सन को, जो कोई इंटरेस्टेड पर्सन था खरीदने के लिए और उसको सेल कर दिया गया, तो ऐसे केस में वो कंसीडरेशन हो जाएगा, उसे क्या माना जाएगा? सप्लाई माना जाएगा। समझ में आ गई ये बात? उसके बाद एक और बात ध्यान रखना, हमने साफ साफ एक चीज बोली थी कि अगर कोई ट्रांजैक्शन में कंसीडरेशन नहीं है तो वो सप्लाई नहीं होगा। बट यहां पे एक एक्सेप्शन है, वो है शेड्यूल 1 की ट्रांजैक्शन। एक शेड्यूल 1 डाला गया और उसमें 4 ट्रांजैक्शन रखी गई हैं और जिसको बोला गया कि अगर इस प्रकार की कोई 4 ट्रांजैक्शन है तो उन ट्रांजैक्शन में भले ही कंसीडरेशन ना हो तो भी उसे क्या मान लिया जाएगा? सप्लाई मान लिया जाएगा। तो उसके लिए हम डिटेल में पढ़ेंगे शेड्यूल 1। तो शेड्यूल 1 में कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन है जिसमें कंसीडरेशन ना हो तो भी उसे सप्लाई मान लिया जाएगा। बट उन ट्रांजैक्शन के अलावा अगर कोई भी ट्रांजैक्शन है तो उसमें अगर कंसीडरेशन होगा तभी सप्लाई होगा, वरना सप्लाई नहीं होगा। तो ये हमारा था सेकंड क्राइटेरिया सप्लाई होने का। ये क्या था हमारा? सेकंड क्राइटेरिया कंसीडरेशन होना चाहिए। तो उसमें एक्सेप्शन क्या है? इन शेड्यूल 1 की एक्सेप्शन दिया गया, शेड्यूल 1 में बिना कंसीडरेशन के भी सप्लाई होना। अब हमारा थर्ड क्राइटेरिया क्या है कि जो ट्रांजैक्शन हो रही है वो बिजनेस में होनी चाहिए। बिजनेस में होनी चाहिए भैया। अगर पर्सनली कर रहे हो तो वो ट्रांजैक्शन आपकी सप्लाई नहीं होगी। तो बिजनेस क्या बोलता है? बिजनेस की डेफिनेशन क्या है? बिजनेस का मतलब क्या है? तो बिजनेस बोलता है कि भैया बिजनेस का मतलब है ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोफेशन, वोकेशन। आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, ट्रेड कर रहे हो, खरीद बेच कर रहे हो, प्रोफेशन है आपका, कोई वोकेशन, वोकेशन मतलब आप फ्रीक्वेंटली आप कोई काम नहीं कर रहे हो बट आपका काम है वो, तो ये सारा सब क्या हो जाएगा? बिजनेस हो जाएगा। आपके कोई कैपिटल गुड्स आपने परचेज किए हैं, सेल किए हैं, वो भी आपका बिजनेस हो जाएगा। आपके कोई क्लब है, उसने अपने मेंबर्स को सर्विसेज दी है, तो वो भी क्या हो जाएगा? बिजनेस हो जाएगा। किसी प्रीमाइस में आपको एंट्री दी जा रही है, मान लीजिए कोई जू है या फिर कोई थिएटर है, वहां पे आपको एंट्री दी जा रही है, उसके लिए आपकी टिकट लग रही है, वो जू और थिएटर का क्या है? बिजनेस है। किसी रेस क्लब वगैरह में, बुक मेकर वगैरह में कोई घोड़े दौड़ रहे हैं ना, उसके ऊपर सट्टेबाजी हो रही है, तो वो भी क्या है? बिजनेस है। कोई अदर बिजनेस एक्टिविटी भी हो सकती है जो मे बी प्रॉफिट के लिए हो सकती है और मे बी नॉट फॉर प्रॉफिट हो सकती है, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई गवर्नमेंट भी कोई एक्टिविटी कर रही है, कोई गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी भी कोई एक्टिविटी कर रही है, तो उसे भी क्या माना जाएगा? बिजनेस माना जाएगा। अगर गवर्नमेंट ने मान लो कोई सफाई वफाई करवाई है तो उसे भी क्या माना जाता है? बिजनेस माना जाता है। तो मतलब बिजनेस इंक्लूड्स एवरीथिंग एक्सेप्ट आपने कोई पर्सनल नेचर की ट्रांजैक्शन करी हो। बट ध्यान रखना, बिजनेस से मतलब प्योर बिजनेस नहीं है। बिजनेस से मतलब आपका मेन बिजनेस नहीं है। मान लीजिए आज मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स का धंधा है, ठीक है, मोबाइल फोन बेचता हूं, लैपटॉप बेचता हूं, तो मोबाइल फोन लैपटॉप बेचना तो बिजनेस है ही है। उसके साथ ही अगर मान लीजिए मेरे दुकान में लगा हुआ एसी था, एसी पुराना हो गया, मैंने इसे कबाड़ में बेच दिया या कहीं पे भी किसी दूसरे व्यक्ति को बेच दिया, तो वो भी किस में आ जाएगा? बिजनेस में आ जाएगा। इट इज नॉट नेसेसरी दैट एक्टिविटी इज टू बी कंडक्टेड एज मेन बिजनेस, इट कैन बी एंसिलरी टू द बिजनेस। जैसे आपकी कोई फिक्स एसेट थी, उसको सेल कर दिया आपने, तो वो भी आपका बिजनेस माना जाएगा।
तो हमने क्या बोला था कि भैया अगर कोई भी ट्रांजैक्शन बिजनेस में होगी तभी सप्लाई मानेंगे, वरना सप्लाई नहीं मानेंगे। बट इसका भी एक क्या कर दिया गया, एक्सेप्शन दे दिया गया। क्या एक्सेप्शन दिया गया कि अगर आप कोई इंपोर्ट ऑफ सर्विस कर रहे हो, अगर आप कोई इंपोर्ट ऑफ सर्विस कर रहे हो मतलब आउट ऑफ इंडिया से कोई सर्विसेज ले रहे हो, तो ऐसे केस में अगर वो कंसिडरेशन के लिए आपने परचेज करी है, तो वो चाहे आपके पर्सनल पर्पस के लिए हो चाहे आपके बिजनेस पर्पस के लिए, उसे क्या माना जाएगा, सप्लाई माना जाएगा। मान लीजिए आज कोई डाइवोर्स लेना था, ठीक है, राम नाम के बंदे को, तो उसने क्या किया, फॉरेन के किसी लॉयर से क्या ले ली, सर्विस ले ली। तो ऐसे केस में उसके बदले में उसने क्या दे दिया, उसको $5,000 दे दिए। तो यहां पे क्या हुआ, इंपोर्ट ऑफ सर्विस हुआ है, फॉर कंसिडरेशन हुआ है। अब चाहे उसने अपने पर्सनल पर्पस के लिए सर्विस ली हो, तो ऐसे केस में वो सप्लाई हो जाएगा, क्योंकि इंपोर्ट ऑफ सर्विस भले ही पर्सनल पर्पस के लिए हो, बिजनेस के लिए ना हो, अगर कंसिडरेशन के लिए हुआ है तो वो सप्लाई हो जाएगा। ये इसका एक एक्सेप्शन है। तो ये हमने तीनों क्राइटेरिया पढ़े क्या होते हैं। तो एनी ट्रांजैक्शन जो गुड्स और सर्विस की हो रही है एंड फॉर कंसिडरेशन हो रही है एंड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो रही है, तो ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शन जो इन तीन क्राइटेरिया को फुलफिल कर देगी वो क्या हो जाएगी, सप्लाई हो जाएगी। और सप्लाई हो जाएगी तो मतलब जीएसटी के स्कोप में आ जाएगी। पर ध्यान रखना, शेड्यूल 1 में कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन दी हुई हैं जो बिना कंसिडरेशन के भी सप्लाई हो सकती हैं। और उसके साथ ही इंपोर्ट ऑफ सर्विस एक ऐसी चीज है जो अगर कंसिडरेशन के लिए हुआ है तो भले ही बिजनेस के लिए हो चाहे पर्सनल पर्पस के लिए हो, वो तब भी सप्लाई माना जाएगा, तब भी सप्लाई माना जाएगा। तो ये है सप्लाई की एक मेन डेफिनेशन, सप्लाई की मेन डेफिनेशन। एक दूसरा डेफिनेशन और दिया हुआ है सप्लाई का कि अगर कोई एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन करता है अ पर्सन अदर देन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल के अलावा कोई व्यक्ति, मान लीजिए कोई क्लब, कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, टू इट्स मेंबर्स, अपने मेंबर्स को फॉर कंसिडरेशन, अगर कोई सर्विसेज दे रहा है कोई अदर देन इंडिविजुअल अपने ही मेंबर्स को, मान लीजिए क्लब है वो अपने मेंबर्स को क्या दे रहा है, सामान बेच रहा है या कोई सर्विसेज बेच रहा है, तो वो भी क्या हो जाएगा, सप्लाई हो जाएगा अगर वो कंसिडरेशन के लिए। मान लीजिए क्लब ने अपने मेंबर्स को फूड और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज की सर्विसेज प्रोवाइड कराई है फॉर अ फीस ऑफ ₹10,000, तो वो भी क्या हो जाएगा, सप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आती है। पर ये वाली डेफिनेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ऊपर वाली डेफिनेशन है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप अच्छे से समझ लो, ये तीन क्राइटेरिया को आपको अच्छे से समझना है। अब इन तीन क्राइटेरिया में हमने तीन चीजें डिस्कस करी, क्या, जो अभी हमें आगे पढ़नी है। एक तो शेड्यूल 1 जो बोलता है कि भैया ऐसे कौन कौन से केसेस हैं जहां पे कंसिडरेशन ना होगा तो भी सप्लाई हो जाएगा। एक हमने बोला शेड्यूल 2 जो बताएगा कि भैया कोई भी ट्रांजैक्शन सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विस है। एक शेड्यूल 3 जो बोलता है कि ट्रांजैक्शन कोई भी हो उसे सप्लाई नहीं माना जाएगा अगर वो शेड्यूल 3 में आती है। तो एक एक करके इन शेड्यूल्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं शेड्यूल 1 की, सबसे पहले बात करते हैं शेड्यूल 1 की। देखो नॉर्मल ट्रांजैक्शन में पता लग गया ऊपर वाले तीन क्राइटेरिया फुलफिल हुए तो सप्लाई हो जाएगी, बट ऐसी कौन सी ट्रांजैक्शन है जो बिना कंसिडरेशन के भी सप्लाई हो जाएंगी, अब हम उसकी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट ट्रांजैक्शन है ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट। अगर आपने किया है तो वो कंसिडरेशन ना हो तो भी क्या हो जाएगा, सप्लाई हो जाएगा। मतलब आपके बिजनेस की कोई एसेट है, आपके बिजनेस की कोई एसेट है, अगर आपने उसको परमानेंटली ट्रांसफर और डिस्पोज ऑफ कर दिया, ध्यान रखना परमानेंटली अगर ट्रांसफर और डिस्पोज ऑफ किया है एंड उसके ऊपर जब आपने वो परचेज करी थी एसेट तब आपने आईटीसी लिया था, इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया था। तो जब आपने वो परचेज करी थी एसेट तो उसके ऊपर जो टैक्स लगा था वो आपने गवर्नमेंट से वापस ले लिया था इनपुट टैक्स क्रेडिट के फॉर्म में, और अब आपने उस एसेट को क्या कर दिया, परमानेंटली ट्रांसफर और डिस्पोज ऑफ कर दिया। तो गवर्नमेंट ने आपको आईटीसी किस लिए दिया था, ताकि आप उस एसेट को बिजनेस में यूज करो। अब आप उसको बिजनेस में यूज नहीं करोगे तो ऐसे केस में आपको उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा, भले ही आपने बिना कंसिडरेशन के उसको क्या कर दिया हो, ट्रांसफर और डिस्पोज ऑफ कर दिया हो। तो क्या देखना है, बिजनेस एसेट, ध्यान रखना बिजनेस एसेट का मतलब ये नहीं है कि आपकी कैपिटल एसेट, अगर आपका कोई स्टॉक भी है तो वो भी क्या है, आपका बिजनेस एसेट। मान लीजिए मैं मोबाइल फोन या लैपटॉप बेचता हूं तो मेरे पास जो एसी फर्नीचर है वो तो है ही है मेरी बिजनेस एसेट, मेरा फोन और लैपटॉप जो मेरे पास खरीदे हुए हैं वो भी मेरी क्या है, बिजनेस एसेट। अगर मैंने कोई फोन और मेरा लैपटॉप किसी को गिफ्ट कर दिया, कबाड़ में बेच दिया बिना कंसिडरेशन के, तो वो भी सप्लाई हो जाएगा अगर मैंने उसके ऊपर आईटीसी ले रखा है। बट एक बात ध्यान रखना, अगर किसी एसेट को बेचने के बदले में पैसा मिल रहा है फिर तो शेड्यूल 1 में आने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसके बदले में क्या मिल रहा है, कंसिडरेशन मिल रहा है, तो वैसे ही सप्लाई हो जाएगा। शेड्यूल 1 में कब आना पड़ेगा, जब
उसके बदले में पैसा नहीं मिल रहा होगा। तो तब हमें देखना पड़ेगा कि क्या हमने उसके ऊपर आईटीसी लिया था। अगर आईटीसी लिया था तो वो सप्लाई हो जाएगा, अगर आईटीसी नहीं लिया था तो वो सप्लाई नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर राम ने एक एसी परचेज किया अपने ऑफिस के लिए और उसके ऊपर आईटीसी भी ले लिया। अब उसको एसी को क्या कर रहा है, वो डिस्पोज ऑफ कर रहा है स्क्रैप में। तो ऐसे केस में वो ट्रांजैक्शन सप्लाई हो जाएगी, बिकॉज उसके ऊपर उसने आईटीसी ले रखा है और अपने बिजनेस एसेट को क्या कर रहा है, परमानेंटली ट्रांसफर और डिस्पोज ऑफ कर रहा है। तो इसमें भले ही कंसिडरेशन ना हो तो भी वो क्या हो जाएगा, सप्लाई हो जाएगा। अब गौरव के पास मान लो इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस है, उसने अपनी मोटर कार फ्री ऑफ कॉस्ट किसी कस्टमर को दे दी, बट उसके ऊपर उसने आईटीसी नहीं लिया था। तो ऐसे केस में वो सप्लाई नहीं होगा क्योंकि उसके ऊपर आपने आईटीसी नहीं लिया। अब मान लो यही मिस्टर गौरव 10 लाख रुपए की बेच देता सामान, मोटर कार, उसके ऊपर आईटीसी नहीं लिया। तो अब हमें देखना है कि आईटीसी लिया या नहीं लिया। जब उसने 10 लाख रुपए के लिए बेचा, मतलब कंसीडरेशन के लिए बेचा, तो जब कंसीडरेशन के लिए बेचा तो वो ऑलवेज क्या होगा, सप्लाई होगा। आईटीसी लिया या नहीं लिया ये तब देखना है जब वहां पे कंसीडरेशन इन्वॉल्व नहीं है। तो पहला पॉइंट क्या था कि आपका कोई भी बिजनेस एसेट है, कैपिटल एसेट हो सकता है, नॉर्मल एसेट भी हो सकता है, अगर आपने उसको परमानेंटली ट्रांसफर और डिस्पोज ऑफ कर दिया तो ऐसे केस में अगर आपने उसके ऊपर आईटीसी ले रखी थी तो वो सप्लाई हो जाएगा, भले ही कंसीडरेशन इन्वॉल्व ना हो। उसके बाद पॉइंट 2, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन। अगर कोई ट्रांजैक्शन हुआ है रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में तो वो क्या माना जाएगा, सप्लाई माना जाएगा, भले ही वहां पे कंसीडरेशन ना हो। क्योंकि रिलेटेड पर्सन आपस में क्या है, जान पहचान वाले लोग हैं। अब जान पहचान वाले लोग हो सकता है जीएसटी बचाने के लिए अपना कोई कंसीडरेशन दिखाया ही नहीं, तो ऐसे केस में बोल दिया कि भैया अगर रिलेटेड पर्सन हो और तुम्हारे बीच में कोई ट्रांजैक्शन हो रही है तो वो सप्लाई माना जाएगा, भले ही आप कंसीडरेशन ना हो। बट वहां पे क्या क्राइटेरिया, एक तो ये ट्रांजैक्शन रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में होनी चाहिए, और ये ट्रांजैक्शन क्या होनी चाहिए, बिजनेस में होनी चाहिए। अगर आपने कोई पर्सनल ट्रांजैक्शन किया है, मान लो मैंने मेरी बुआ को मान लो मेरी कोई रिश्तेदार, मान लो मेरी वाइफ को, ठीक है, मैंने मेरी वाइफ को क्या कर दिया, गिफ्ट कर दिया मेरा ज्वेलरी, ठीक है, अब उसके बदले मैंने उससे कुछ पैसा नहीं लिया, तो वो सप्लाई नहीं होगा क्योंकि ये तो मेरा पर्सनल काम है ना। अगर मान लो मेरी बिजनेस होता, ज्वेलरी का बिजनेस होता, ज्वेलरी की दुकान होती, तब मैं मेरी वाइफ को क्या कर देता, गिफ्ट कर देता ज्वेलरी, तो ऐसे केस में वो क्या हो जाता, सप्लाई हो जाता। क्योंकि हमने बोला कि अगर बिजनेस के अंदर आपने किसी रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन के साथ डील किया है तो भले ही वहां पे कंसीडरेशन ना हो तो भी क्या मान लिया जाएगा, सप्लाई मान लिया जाएगा। बिजनेस किसका देखना है, सप्लायर का, जो सप्लाई कर रहा है उसका बिजनेस देखना है। तो अब ये तो समझ में आ गया हो जाएगा, बट रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन कौन होगा पहले ये समझ लेते हैं, क्योंकि तभी तो हमें पता लगेगा कि उनके बीच में डील हो रही है कि नहीं हो रही। तो रिलेटेड पर्सन कौन होता है, एज पर जीएसटी फॉलोइंग पर्संस आर डीम्ड एज रिलेटेड। देखो कौन कौन से, एक तो पर्सन हु आर ऑफिसर और डायरेक्टर ऑफ वन अनदर्स बिजनेस, एक दूसरे के बिजनेस के डायरेक्टर या ऑफिसर हैं तो वो आपस में क्या हो जाएंगे, रिलेटेड पर्सन हो जाएंगे। अगर वो एक दूसरे के रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर्स हैं, है ना, कोई पार्टनरशिप फर्म में दोनों पार्टनर हैं तो वो भी आपस में क्या हो जाएंगे, रिलेटेड पर्सन हो जाएंगे। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉई है, कोई एम्प्लॉयर और उसका एम्प्लॉई आपस में क्या होते हैं, रिलेटेड पर्सन होते हैं। अगर कोई थर्ड पर्सन, कोई तीसरा बंदा किन्हीं दो बंदों में क्या करता है, 25% या उससे ज्यादा के क्या करता है, स्टॉक या शेयर्स होल्ड करता है, तो ऐसे केस में जिन व्यक्ति के बीच वो शेयर्स होल्ड करता है वो आपस में क्या हो जाएंगे, रिलेटेड पर्सन हो जाएंगे। उसके बाद वन कंट्रोल्स दी अदर, अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कंट्रोल करता है, कंट्रोल कैसे कर सकता है, हो सकता है उसके पास 50% से ज्यादा के शेयर हों, या फिर उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जो डायरेक्टर्स हैं वो उसने ज्यादा अपॉइंट कर रखे हो। तो अगर किसी भी प्रकार से एक व्यक्ति अगर दूसरे व्यक्ति को कंट्रोल करता है, उसके डिसीजंस को कंट्रोल करता है, तो वो आपस में क्या हो जाएंगे, रिलेटेड पर्सन हो जाएंगे। अगर किसी व्यक्ति ने किन्हीं दो व्यक्तियों के ऊपर कंट्रोल स्टैब्लिश कर रखा है तो जिन दो व्यक्तियों पे कंट्रोल स्टैब्लिश कर रखा है वो आपस में क्या हो जाएंगे, रिलेटेड पर्सन हो जाएंगे। अगर मान लीजिए किन्हीं दो व्यक्तियों ने मिलकर किसी एक व्यक्ति के ऊपर कंट्रोल स्टैब्लिश कर रखा है तो जिन दो व्यक्तियों ने कंट्रोल स्टैब्लिश कर रहा है वो आपस में क्या हो जाएंगे, रिलेटेड पर्सन हो जाएंगे। अगर कोई सोल एजेंट है, मान लीजिए मैं कोई प्रोडक्ट ऐसा बेचता हूं जिसको बेचने के लिए मैंने सिर्फ एक ही एजेंट को अपॉइंट कर रखा है, क्या एक ही डिस्ट्रीब्यूटर को अपॉइंट कर रखा है, तो वो भी मेरे क्या हो जाएगा, रिलेटेड पर्सन हो जाएगा। या फिर मेंबर ऑफ द सेम फैमिली या फैमिली मेंबर हो, तो कौन कौन रिलेटेड पर्सन हो जाएंगे, या तो ऑफिसर डायरेक्टर हो, रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर हो, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई हो, एक बंदा दूसरे को कंट्रोल करता हो, दो बंदे किसी तीसरे को कंट्रोल करते हो तो वो दो बंदे आपस में, या एक बंदा किन्हीं दो बंदों को कंट्रोल करता है तो जिन दो बंदों को वो कंट्रोल करता है वो भी आपस में क्या हो जाएंगे, रिलेटेड पर्सन हो जाएंगे। अगर कोई सोल एजेंट है, सोल डिस्ट्रीब्यूटर है तो वो भी क्या हो जाएगा, आपका रिलेटेड पर्सन हो जाएगा। अगर मेरे बहुत सारे एजेंट्स हैं तो वो मेरे रिलेटेड पर्सन नहीं है, बट मेरा सिर्फ एक ही एजेंट है, मैं एक ही बंदे के थ्रू माल बेचता हूं तो वो मेरा क्या हो जाएगा,
रिलेटेड पर्सन हो जाएगा, या फिर मेंबर ऑफ द फैमिली। अब सर मेंबर ऑफ द फैमिली क्या होता है? सर बुआ, मामा, ताया, ताई सब आ जाएंगे क्या फैमिली में? नहीं, वो सारे आपके फैमिली का पार्ट हो सकते हैं, पर जीएसटी के पर्पस से बहुत लिमिटेड फैमिली है, जीएसटी इन सबको फैमिली में काउंट नहीं करता। जीएसटी किन लोगों को फैमिली में काउंट करता है? जीएसटी बोलता है कि आपके पति पत्नी मतलब स्पाउस, आपके पति पत्नी और आपके बच्चे वो हमेशा आपकी फैमिली रहेंगे। आपके पति पत्नी और आपके जो बच्चे हैं वो हमेशा क्या होंगे? आपकी फैमिली होंगे। उसके साथ ही उसने बोला आपके पेरेंट्स, माता पिता, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, आपके दादा दादी और आपके सिबलिंग्स, आपके भाई बहन आपके मेंबर ऑफ द फैमिली होंगे ओनली अगर वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। अगर वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, अगर वो आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है तो ऐसे केस में वो फैमिली मेंबर नहीं होंगे। तो क्या बोला गया कि अगर आपके वाइफ है, आपके हस्बैंड है, आपके बच्चे हैं, तो वो तो हमेशा आपके क्या हो जाएंगे? मेंबर ऑफ द फैमिली, तो रिलेटेड पर्सन भी हो जाएंगे। और आपके जो पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट्स और आपके जो सिबलिंग, भाई बहन हैं, वो सब तभी आपके मेंबर ऑफ द फैमिली होंगे जब वो आपके ऊपर डिपेंडेंट होंगे, वरना वो मेंबर ऑफ द फैमिली नहीं होंगे और रिलेटेड पर्सन भी नहीं होंगे। अब सर पता कैसे लगेगा कि डिपेंडेंट है कि नहीं है? तो आपको जज करना पड़ेगा सिचुएशन को देख के। अब उसने बोला कि मान लो दो भाई हैं, दोनों भाइयों का अपना अपना बिजनेस है, वो आपस में डील कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? वो दोनों आपस में दोनों का अपना अपना बिजनेस है, तो दोनों क्या है? इंडिपेंडेंट है। वो डिपेंडेंट तो हुए ही नहीं, तो आपको जज करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में लिख दिया स्पेसिफिकली कि ये इसके ऊपर डिपेंडेंट है, तब तो आपको कुछ नहीं करता, तब तो आपको क्वेश्चन की बात सुननी है। अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा और आपको सिचुएशन दे रखी है, तो सिचुएशन से जज करना पड़ेगा। आपको अजम्पशन लेनी पड़ेगी कि बॉस क्योंकि इसका अलग बिजनेस चल रहा है, ये अपना लंदन में सेटल है, इसका मतलब ये डिपेंडेंट नहीं है। उसके बाद बात आती है डिस्टिंक्ट पर्सन कौन होता है और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है, इसका समझते हैं। देखो, जब आप इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हो तो आपका एक यूनिक नंबर होता है, पैन नंबर। ठीक है, तो इनकम टैक्स जो है ना वो आपको आइडेंटिफाई करता है उस पैन नंबर से, वो आपका आइडेंटिफिकेशन नंबर है। उसी प्रकार से जीएसटी के अंदर आपका आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर, जीएसटीआईएन। आप जब जीएसटी में रजिस्टर करवाते हो तो आपको जीएसटीआईएन मिलता है। ठीक है, अब वो जो जीएसटीआईएन है ना, वो पैन बेस्ड रजिस्ट्रेशन होता है। मतलब एक बंदे के अलग अलग जीएसटीआईएन हो सकते हैं, पर पैन तो एक ही होगा। तो इसका मतलब मान लीजिए ए नाम का बंदा है, ठीक है, उसका 3 जगह पे बिजनेस है, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। अब इस ए नाम के बंदे का पैन नंबर तो एक ही होगा, तो जब भी वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने जाएगा तो उसे अपना पैन बताना पड़ेगा कि मेरा पैन नंबर ये है। उस पैन नंबर के बेसिस पे उसे क्या मिलेगा? जीएसटी रजिस्ट्रेशन। और एक और बात, जैसे पैन नंबर होता है वो तो आपके पूरे इंडिया में एक ही होता है, पर जीएसटी पूरे इंडिया में एक नहीं होता। जीएसटी में स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। जहां जहां पे आप बिजनेस कर रहे हो, जिस स्टेट में आप बिजनेस कर रहे हो, उन स्टेट में आपको अलग से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। तो अब मान लो ए नाम का बंदा राजस्थान में बिजनेस कर रहा है, तो राजस्थान में भी इसे जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। पंजाब में बिजनेस कर रहा है तो पंजाब में भी रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ेगा, और हरियाणा में बिजनेस कर रहा है तो हरियाणा में भी अलग से जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। तो अब ये देखो, ए नाम का बंदा एक ही है, उसके अलग अलग बिजनेसेस हैं जो अलग अलग स्टेट में रजिस्टर्ड हैं, तो वो आपस में क्या कहलाएंगे? डिस्टिंक्ट पर्सन। इन लोगों को बोलते हैं डिस्टिंक्ट पर्सन, क्योंकि एक ही बंदे के अलग अलग बिजनेस है, आपस में तो रिलेटेड ही होगे ना एक तरह से, तो वो क्या हो जाएगा? डिस्टिंक्ट पर्सन कहते हैं इसको। उसके साथ ही मान लो उसको राजस्थान में 2 बिजनेस हैं, राजस्थान में एक बिजनेस जयपुर में है, एक उदयपुर में, तो सर क्या जयपुर और उदयपुर के लिए जीएसटी नंबर अलग अलग लेना पड़ेगा? तो समझना, यहां पे ऑप्शन है टैक्स पेयर के पास, वो चाहे तो पूरे राजस्थान के लिए एक ही रजिस्ट्रेशन ले ले, अगर वो चाहे तो जयपुर के लिए अलग रजिस्ट्रेशन ले सकता है, उदयपुर के लिए अलग रजिस्ट्रेशन ले सकता है। और अगर उसने अलग अलग रजिस्ट्रेशन ले लिया, मान लो जयपुर और उदयपुर के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन ले लिया, तो वो भी आपस में क्या हो जाएंगे? डिस्टिंक्ट पर्सन हो जाएंगे। तो कहने का मतलब, अगर सेम पैन पे सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले रखा है, वो भले ही सेम स्टेट में हो या फिर डिफरेंट स्टेट में हो, तो वो आपस में क्या कहलाएंगे? डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाएंगे। क्योंकि जीएसटी में कॉन्सेप्ट क्या है? हर स्टेट में आपको अलग रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है जहां से भी आप सप्लाई कर रहे हो। अब मान लीजिए उसने जयपुर में रजिस्ट्रेशन ले रखा है, उसका जो पंजाब में बिजनेस है ना, वो ऐसा बिजनेस है जिसमें उसे रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे रजिस्ट्रेशन चैप्टर में, कब जरूरत पड़ती है नहीं पड़ती। मान लो राजस्थान में उसको जरूरत है रजिस्ट्रेशन लेने की, लेकिन पंजाब में जरूरत नहीं है, तो जो पंजाब वाला बिजनेस और राजस्थान वाला बिजनेस है वो आपस में क्या कहलाएंगे? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। अगर राजस्थान और पंजाब वाला दोनों बिजनेस रजिस्टर्ड है तो आपस में क्या कहलाएंगे? डिस्टिंक्ट पर्सन, एक ही बंदे के। पर अगर वो एक रजिस्टर्ड एक रजिस्टर्ड नहीं है तो आपस में क्या कहलाएंगे? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। अब मान लो मेरा राजस्थान में बिजनेस और एक लंदन में है,
अब लंदन वाले बिजनेस को तो मुझे रजिस्टर करवाने की जरूरत नहीं जीएसटी में, पर राजस्थान वाले को करवाना पड़ेगा। तो राजस्थान वाला बिजनेस और लंदन वाला बिजनेस जो आपस में क्या हो जाएंगे, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन हो जाएंगे। उसका मैंने यहां पे एग्जांपल भी दिया है, और एग्जांपल कर लेते हैं। रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन के रिलेटेड सप्लाई होगी कि नहीं होगी, उसके एग्जांपल कर लेते हैं। ए लिमिटेड ने ट्रांसफर किया कुछ स्टॉक फ्रॉम इट्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन मुंबई टू इट्स रिटेल आउटलेट इन गुजरात। अब ए लिमिटेड का एक फैक्ट्री है कहां पे, मुंबई में, और एक रिटेल आउटलेट है गुजरात में। तो दोनों जगह इसका क्या होगा, सेपरेट रजिस्ट्रेशन। तो ये आपस में क्या हो गए, डिस्टिंक्ट पर्सन, क्योंकि ये दोनों अलग अलग स्टेट में हैं। तो ये सप्लाई हो जाएगा भले इसमें कंसीडरेशन चार्ज ना किया गया हो। श्याम है एक इवेंट मैनेजर, उसने एक इवेंट सर्विसेज प्रोवाइड कराई टू हिज ब्रदर फॉर फैमिली फंक्शन। अपने भाई को उसके फैमिली फंक्शन के लिए इवेंट मैनेजमेंट की सर्विसेज प्रोवाइड कराई है मिस्टर श्याम ने। तो रिलेटेड पर्सन के बीच में अगर कोई ट्रांजैक्शन हो रही है तो वो क्या हो जाएगी, सप्लाई हो जाएगी, इवन विदाउट कंसीडरेशन, अगर वो बिजनेस में है। तो सर आप बोलोगे सर ये तो फैमिली फंक्शन के लिए था, ये बिजनेस के लिए थोड़ी था। तो मैंने बोला था बिजनेस किसका देखना है, सप्लायर का। श्याम का बिजनेस क्या है, इवेंट मैनेजमेंट, तो ये क्या हो जाएगा, सप्लाई हो जाएगा। बट देखना पड़ेगा कि क्या ब्रदर आपके ऊपर डिपेंडेंट है। अगर डिपेंडेंट है तभी वो आपका रिलेटेड पर्सन होगा और तभी ये सप्लाई बनेगा। अगर मान लीजिए ब्रदर आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है तो ऐसे केस में वो सप्लाई नहीं होगा। उसके बाद मिस्टर राम एन आर्किटेक्ट प्रोवाइड आर्किटेक्चरल सर्विस टू हिज वाइफ। वाइफ तो हमेशा आपका रिलेटेड पर्सन होती है, तो ऐसे केस में अगर वाइफ को आपने कोई सर्विसेज प्रोवाइड कराई है तो ऐसे केस में रिलेटेड पर्सन के बीच में सर्विस है और इन दी कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है तो वो सप्लाई हो जाएगी, भले आपने उसके बदले में कोई भी पैसा चार्ज ना किया हो। तो इस प्रकार से आपको सप्लाई देखना होगा कि नहीं होगा। इसमें एक और स्पेशल पॉइंट है कि बॉस एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय आपस में क्या होते हैं, रिलेटेड पर्सन। तो अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कोई गिफ्ट दे दिया तो क्या वो सप्लाई होगा। तो यहां पे गवर्नमेंट ने बोला कि अगर गिफ्ट पर एम्प्लॉय पर ईयर, आपको क्या देखना है, गिफ्ट देखना पर एम्प्लॉय पर ईयर, टोटल नहीं देखना। हर एक एम्प्लॉय को एक साल में अगर गिफ्ट 50,000 रुपीज से ज्यादा का मिला है, 50,000 रुपीज से ज्यादा का गिफ्ट है, तो ऐसे केस में वो क्या हो जाएगा, सप्लाई हो जाएगा। बट अगर गिफ्ट 50,000 रुपीज तक है, अगर गिफ्ट 50,000 रुपीज तक है तो क्या वो सप्लाई होगा कि नहीं होगा, उसके लिए हमें एक चीज देखनी पड़ेगी कि जो चीज उसको गिफ्ट में दी जा रही है एम्प्लॉय को, क्या उसके ऊपर आईटीसी ले रखा है। अगर उसके ऊपर आईटीसी ले रखा है तो वो सप्लाई हो जाएगा अंडर पैरा 1 ऑफ शेड्यूल 1, जो हमने बोला था बिजनेस एसेट डिस्पोज्ड ऑफ व्हेन आईटीसी टेकन। बट अगर मान लीजिए उसके ऊपर आईटीसी नहीं ले रखा है और अमाउंट 50,000 रुपए तक का है तो ऐसे केस में वो सप्लाई नहीं होगा। अब क्या हो सकता है, मान लीजिए एक बिजनेस ने अपने एसी खरीदा, अब एसी कर दिया, गिफ्ट कर दिया किसको, अपने एम्प्लॉय को। एसी का वैल्यू है मान लो 60,000, तो वो सब गिफ्ट हो ही जाएगा, वो तो सप्लाई हो ही जाएगा। अगर मान लीजिए उस एसी का वैल्यू 30,000, तो ऐसे केस में देखना पड़ेगा कि क्या उस एसी पे आईटीसी ले लिया है बिजनेस ने। अगर आईटीसी ले लिया है तो ये सप्लाई हो जाएगा, अगर आईटीसी नहीं लिया तो ये सप्लाई नहीं होगा, क्योंकि वो 50,000 रुपए तक की वैल्यू का है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। पर एक चीज ध्यान रखना, गिफ्ट को मतलब गिफ्ट, अगर आपने कोई एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में बोला कि बॉस आप अगर अच्छा काम करोगे तो आपको बोनस मिलेगा, आपको इंसेंटिव मिलेगा, तो ये सब तो आप किस बेसिस पे दे रहे हो, उसकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे दे रहे हो, उसकी एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप के बेसिस पे देख रहे हो। आपने जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट किया है तो उसके लिए आप कॉन्ट्रैक्चुअली लायबल हो, गिफ्ट के लिए आप कभी भी कॉन्ट्रैक्चुअली लायबल नहीं होते। तो जो प्रोडक्शन बोनस, सेल्स बोनस वगैरह एम्प्लॉइज को देते हैं इंसेंटिव, अगर एज पर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है तो वो गिफ्ट की कैटेगरी में नहीं आएगा। चलिए ये बात हो गई। उसके बाद थर्ड पॉइंट शेड्यूल 1 के 2 पॉइंट पढ़े हमने, बिजनेस एसेट परमानेंटली ट्रांसफर और डिस्पोज्ड ऑफ ऑन व्हिच आईटीसी वाज टेकन, ट्रांजैक्शन बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन अगर वो इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है। अब थर्ड पॉइंट है सप्लाई ऑफ गुड्स बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट। ठीक है, ध्यान रखना यहां पे सिर्फ गुड्स की बात हो रही है। अगर प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ है गुड्स का, सर्विसेज का नहीं, सिर्फ गुड्स का, तो वो भी सप्लाई माना जाएगा, भले ही वहां पे कंसीडरेशन ना हो। अगर वहां पे कंसीडरेशन नहीं है तो भी उसे क्या माना जाएगा, सप्लाई माना जाएगा। एजेंट किसको बोलते हैं, एजेंट के बहुत सारे नाम होते हैं, फैक्टर, ब्रोकर, कमीशन एजेंट, आरतिया, डेलक्रेड एजेंट, ऑक्शनर, ये सारे नाम होते हैं एजेंट के, इन सब नामों से जानते हैं। पर मेन काम क्या होता है, उसका काम होता है या तो प्रिंसिपल के बिहाफ पे परचेज करना, कि भैया प्रिंसिपल को कोई आइटम चाहिए तो वो एजेंट के पास गया कि मुझे सामान चाहिए, तो उसके बिहाफ पे परचेज करके देता है, या फिर प्रिंसिपल के बिहाफ पे सेल करना, ऐसा जो काम करता है वो क्या होता है, एजेंट होता है। अब एजेंट शेड्यूल 1 में आएगा कि नहीं आएगा उसकी हम बात करते हैं। देखो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल को कोई सामान बेचना था, उसने एजेंट को नियुक्त किया, ठीक है, एजेंट ने आगे कस्टमर ढूंढा,
कि भैया किसको बेचेंगे, ठीक है। तो एजेंट ने क्या बोला, मैंने तुझे कस्टमर ढूंढ के दे दिया प्रिंसिपल को, तो तू डायरेक्टली अब किसको भेज दे, सामान कस्टमर को भेज दे और इनवॉइस भी किसको भेज दे, कस्टमर को। तो प्रिंसिपल ने डायरेक्टली इनवॉइस किसके नाम पे इशू कर दिया, कस्टमर के नाम पे। तो ऐसे केस में क्या प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में कोई ट्रांजेक्शन हुई है गुड्स की, नहीं हुई। तो ऐसे केस में ये शेड्यूल 1 में नहीं आएगा। अब मान लीजिए एजेंट बोलता है प्रिंसिपल को कि तू सामान मेरे को भेज दे, उसके बाद वो कस्टमर ढूंढता है और एजेंट कस्टमर को खुद के नाम से इनवॉइस इशू करता है। पहले प्रिंसिपल एजेंट के नाम पे इनवॉइस इशू करता है, फिर एजेंट कस्टमर के नाम पे इनवॉइस इशू करता है। तो इसका मतलब प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में ऑन पेपर क्या हुआ है, ट्रांजेक्शन हुआ है गुड्स का। तो ऐसे ट्रांजेक्शन में भले ही कंसिडरेशन ना हो तो भी क्या माना जाएगा, सप्लाई माना जाएगा शेड्यूल 1 के अकॉर्डिंग। तो ध्यान रखना, अगर इनवॉइस प्रोक्योर और इशू किया है ऑन द नेम ऑफ एजेंट, तभी वो ट्रांजेक्शन शेड्यूल 1 में आएगी और कंसिडरेशन ना होने पे भी सप्लाई हो जाएगी। बट अगर डायरेक्टली इनवॉइस प्रिंसिपल के नाम पे इशू हुआ है, पर डायरेक्टली इनवॉइस प्रिंसिपल के नाम पे इशू हुआ है, ऑन पेपर एजेंट ने कोई इनवॉइस इशू नहीं किया, ना ही इनवॉइस लिया है, तो ऐसे केस में वो फॉल नहीं करेगी शेड्यूल 1 में और उसके ऊपर सप्लाई नहीं माना जाएगा, इवन देयर इज नो कंसिडरेशन। तो शेड्यूल 1 की ट्रांजैक्शन बनाना है तो ध्यान रखना पड़ेगा एजेंट खुद का इनवॉइस इशू करेगा तभी वो शेड्यूल 1 में ट्रांजैक्शन होगी। क्योंकि समझो प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में ट्रांजैक्शन कब हो रही है, ऑन पेपर, जब वो अपने खुद के नाम से इनवॉइस इशू कर रहा है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। पर प्रिंसिपल एजेंट के केस में ध्यान रखना सिर्फ गुड्स की बात हो रही है, सर्विसेज की बात नहीं हो रही है। पर हां यहां पे एजेंट कमीशन तो लेगा अपना दोनों ही केसेस में, तो वो कमीशन की सर्विस अलग से टैक्सेबल होगी, उसकी बात हम यहां पे नहीं कर रहे हैं, यहां पे हम सिर्फ सप्लाई ऑफ गुड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस। अगर आप कोई इंपोर्ट ऑफ सर्विस करते हो, वो भले ही विदाउट कंसीडरेशन है तो भी उसे क्या माना जाएगा, सप्लाई माना जाएगा, अगर वो दो क्राइटेरिया फुलफिल कर देती है। जो आपने इंपोर्ट ऑफ सर्विस मतलब आउट ऑफ इंडिया से सर्विस खरीदना, अगर आपने वो सर्विस आपके रिलेटेड पर्सन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन से लिया है, मेरा एक बिजनेस यहां पे एक लंदन में, मैंने लंदन वाले बिजनेस से कोई सर्विस ली है, मेरी वाइफ फॉरेन में रहती है, मैंने मेरी वाइफ से कोई सर्विस ली है, तो मेरी रिलेटेड पर्सन है, तो अगर मैंने फॉरेन से मेरे रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन से कोई सर्विस ली है एंड सर्विस जो रिसीव करी है वो इन दी कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, बिजनेस किसका देखना है यहां पे, रेसिपिएंट का, क्योंकि यहां पे क्या बात आ रही है, इंपोर्ट की बात आ रही है, इंपोर्ट की बात आ रही है, इंडिया में कौन है, रेसिपिएंट, खरीदने वाला। तो खरीदने वाले का देखना है कि उसने जो सर्विसेज ली है आउट ऑफ इंडिया से, क्या वो उसने अपने बिजनेस के लिए ली है या पर्सनल पर्पस के लिए ली है। अगर बिजनेस पर्पस के लिए ली है, रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन से ली है, तो ऐसे केस में वो सप्लाई हो जाएगा इवन देयर इज नो कंसीडरेशन। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, मिस्टर हरी ने आर्किटेक्ट सर्विस ली अपने बेटे से जो कि लंदन में सेटल है। तो बेटा भले ही लंदन में सेटल हो या ना हो, क्या कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपकी वाइफ और सन क्या होंगे, हमेशा आपके रिलेटेड पर्सन होंगे। तो उसने रिलेटेड पर्सन से क्या ली है, सर्विस ली है, इंपोर्ट किया है फॉर हिज न्यू होम, अपने नए घर के लिए। तो इसका मतलब उसने पर्सनल पर्पस के लिए लिया है। तो पर्सनल पर्पस के लिए अगर कोई सर्विसेज ली है तो वो सप्लाई नहीं होगी, नॉट सप्लाई, एज सर्विसेज आर नॉट इंपोर्टेड फॉर बिजनेस। बेटे को पैसा नहीं दिया, तो पैसा नहीं दिया तो शेड्यूल 1 में आए, शेड्यूल 1 में देखा इंपोर्ट ऑफ सर्विस। अब इंपोर्ट ऑफ सर्विस है बट किसके लिए है, अपने पर्सनल पर्पस के लिए, तो वो सप्लाई नहीं होगा। अब मान लीजिए अगर यही सर्विसेज अपने बेटे की उसने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के लिए ली गई है, वो रियल एस्टेट का काम करता है, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के लिए आर्किटेक्ट की सर्विस ली है अपने बेटे से, उसके बदले में उसे कुछ पैसा नहीं दिया, तो यहां पे क्या हुआ है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस फ्रॉम रिलेटेड पर्सन, जिसके बदले में कोई भी कंसीडरेशन नहीं दी गई है, और वो किसके लिए लिया गया है, बिजनेस के लिए लिया गया है, तो वो क्या हो जाएगा, सप्लाई हो जाएगा। ठीक है। अब इंपोर्ट ऑफ सर्विस को मैं समराइज कर देता हूं, इंपोर्ट ऑफ सर्विस को समराइज कर देता हूं कि अगर आपने इंपोर्ट ऑफ सर्विस किया है फॉर कंसीडरेशन, कंसीडरेशन के लिए किया है, तो ऐसे केस में भले ही वो बिजनेस के लिए हो, भले ही नॉन बिजनेस पर्पस के लिए, वो हमेशा क्या माना जाएगा, सप्लाई माना जाएगा। क्योंकि हमने बिजनेस वाला जो टॉपिक था उसमें हमने एक्सेप्शन पढ़ा था कि अगर आपने इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर कंसीडरेशन किया है, चाहे वो बिजनेस के लिए हो चाहे नॉन बिजनेस पर्पस के लिए, वो क्या माना जाएगा, हमेशा सप्लाई माना जाएगा। अब अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विस अदर देन कंसीडरेशन के लिए किया है, तब आपको चेक करना पड़ेगा शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 में क्या बोलता है कि अगर आपने रिलेटेड पर्सन और एस्टेब्लिशमेंट और डिस्टिंक्ट पर्सन से लिया है और बिजनेस के लिए लिया है, तो वो सप्लाई बन जाएगा, अदरवाइज वो सप्लाई नहीं बनेगा। ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस को हमने शॉर्ट में बता दिया। ठीक है, ये अपना शेड्यूल 1 होता है पूरा। अब हम स्टार्ट करेंगे शेड्यूल 3।
देखिए शेड्यूल 3 क्या बोलता है कि ऐसी ट्रांजैक्शन जो मे बी सप्लाई हो, मान लो सारे क्राइटेरिया फुलफिल करती है सप्लाई की डेफिनेशन के, तो भी हम उसको शेड्यूल 3 में रख दिए हैं और उसको सप्लाई नहीं माना जाएगा। उसको साफ बोल दिया कि इन ट्रांजैक्शन को आपको सप्लाई नहीं मानना। ऐसी कौन कौन सी ट्रांजैक्शन है, चलिए बात करते हैं। उन्होंने बोला कि अगर कोई एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को सर्विसेज दे रहा है तो वो जीएसटी में लेवी नहीं होगी, वो सप्लाई नहीं होगी, क्योंकि वो शेड्यूल 3 में आ गया। कहने का मतलब आपने देखा है कभी किसी की सैलरी पे जीएसटी लगते हुए देखा है, जीएसटी करते हुए देखा है? नहीं, क्योंकि सैलरी को जीएसटी के स्कोप से बाहर कर दिया गया शेड्यूल 3 में लाके। ठीक है, तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप में अगर कोई सर्विसेज दी गई है तो जीएसटी के स्कोप में नहीं आती, शेड्यूल 3 में आ जाती है, सप्लाई नहीं होता। अब इसमें और कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं? मान लीजिए एम्प्लॉय को पैसा दिया गया फॉर प्रीमेच्योर टर्मिनेशन, उसे पूरा जल्दी निकाल दिया गया नौकरी से। कॉन्ट्रैक्ट में क्या था कि 3 महीने तक आपको पहले नोटिस दिया जाएगा, बट 3 महीने का नोटिस नहीं देके इमीडिएटली उसको निकाल दिया गया एम्प्लॉय को, तो उसके लिए उसे कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो वो एज पर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है तो वो भी सैलरी में इंक्लूड होगा और वो शेड्यूल 3 में आ जाएगा, वो सप्लाई नहीं होगा। किसी कैजुअल वर्कर को वेजेस दिया है, डेली बेसिस पे जो वर्कर आते हैं उनको अगर आपने वेजेस दिया है तो भले ही वो डेली बेसिस पे आप उनकी सर्विसेज ले रहे हो, बट है तो आपके एम्प्लॉय, तो वो भी किस में आ जाएगा? शेड्यूल 3 में आ जाएगा, सप्लाई नहीं होगा। बट अगर आपने किसी को कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे रखा है, तो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे रखा है मतलब आपके पेरोल पे नहीं है, आपका एम्प्लॉय नहीं है। अगर आपका एम्प्लॉय नहीं है तो वो शेड्यूल 3 में नहीं आएगा, वो सप्लाई हो जाएगा। नॉन कंपीट फीस, आपने एम्प्लॉय को बोला कि भैया यहां से जब छोड़ के जाएगा हमारे ऑर्गेनाइजेशन को, उसके बाद इस एरिया में मेरे से कंपीट मत करना, सेम काइंड ऑफ बिजनेस मत करना, उसके लिए कुछ पैसा आपने एम्प्लॉय को दे दिया, तो क्या वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप में हुआ है? नहीं, वो तो एम्प्लॉय तो छोड़ गया, उसके बाद आपने पैसा दिया उसको कि बिजनेस मत करना, कंपीट मत करना। तो ये जो नॉन कंपीट फीस है वो सैलरी में नहीं आएगी, वो शेड्यूल 3 में नहीं आएगा, ये सप्लाई हो जाएगा। उसके बाद अब डायरेक्टर होते हैं, कुछ डायरेक्टर आपके एम्प्लॉय होते हैं, कुछ डायरेक्टर आपके एम्प्लॉय नहीं होते हैं। ठीक है, तो अगर आपने डायरेक्टर को कोई पैसा दिया है तो आपको देखना है कि क्या उसे सैलरी फॉर्म में दिया है या अदर देन सैलरी फॉर्म में दिया है। अगर सैलरी फॉर्म में दिया है तो वो किस में आ जाएगा? शेड्यूल 3 में आ जाएगा, तो वो सप्लाई नहीं होगा। पर पता कैसे लगेगा सर सैलरी फॉर्म में दिया है? इनकम टैक्स एक्ट में सैलरी पे टीडीएस कटता है अंडर सेक्शन 192। तो अगर आपने डायरेक्टर को कोई पैसा दिया और उसके ऊपर टीडीएस काटा अंडर सेक्शन 192, इसका मतलब आपने डायरेक्टर को सैलरी दी है, और अगर सैलरी दी है तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, शेड्यूल 3 में आ जाएगा। बट अगर डायरेक्टर को आपने कोई ऐसा पैसा दिया जिसके ऊपर सेक्शन 192 के अलावा कोई दूसरा टीडीएस काटा है, कोई प्रोफेशनल फीस, सिटिंग फीस वगैरह पे, तो ऐसे केस में इसका मतलब आपने सैलरी के अलावा कोई अमाउंट दिया है तो वो शेड्यूल 3 में नहीं आएगा और वो सप्लाई हो जाएगा। ये बात समझ में आई? तो कहने का मतलब सिंपल है कि अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप में कोई सर्विसेज है तो वो शेड्यूल 3 में आएगी, वो सप्लाई नहीं होगी। अगर किसी कोर्ट और ट्रिब्यूनल ने, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो सकता है, हाई कोर्ट हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट हो सकता है, या कोई क्वैसी जुडिशियल अथॉरिटी हो सकती है, कंज्यूमर कोर्ट हो सकता है, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, जीएसटी, एटी, ऐसे कोई भी ट्रिब्यूनल या कोर्ट है, अगर उन्होंने कोई भी सर्विसेज दी है, जैसे फाइलिंग फीस होती है ना, ये सब सर्विस देते हैं, तो ये सर्विसेज के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि इसे शेड्यूल 3 में रख दिया गया, इसे सप्लाई ही नहीं माना जाएगा। बट ध्यान रखना, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल यहां पे कवर नहीं है, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल शेड्यूल 3 में नहीं आता, तो इसकी जो सर्विसेज हैं उसके ऊपर जीएसटी लग जाएगा, सप्लाई हो जाएगा। उसके बाद अगर सर्विसेज दी है एमपी, एमएलए और मेंबर ऑफ लोकल अथॉरिटी, जो आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा लोकसभा में आप जिनको चुन के भेजते हो, या फिर आपके जो लोकल चुनावों में जीतते हैं, पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के चुनावों में, उन्होंने कोई सर्विस दी है तो वो भी शेड्यूल 3 में है, सप्लाई नहीं होगा। अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठा है, प्रेसिडेंट है, प्रधानमंत्री है, कैग है, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिट जनरल, अटॉर्नी जनरल है, इलेक्शन कमिश्नर है, ये सारे क्या कॉन्स्टिट्यूशनल की प्रोवाइडेड पोस्ट पे बैठे हैं, तो उसके लिए अगर उन्हें कुछ पैसा मिलता है तो उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगेगा, वो सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा। अगर कोई मान लो गवर्नमेंट ने कोई ऐसी बॉडी स्टैब्लिश करी है जैसे नीति आयोग या फिर एग्जाम कंडक्ट करने के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, तो इनके जो डायरेक्टर, चेयरपर्सन और मेंबर होते हैं उनको जो पैसा मिलता है उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि वो सप्लाई के स्कोप में नहीं आएंगे, शेड्यूल 3 में आ जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा अगर कोई व्यक्ति मर गया तो उसको जीएसटी के स्कोप से भैया राहत दे दी गई। ठीक है, उनको क्या बोला कि अगर किसी व्यक्ति को जला रहे हो, दबा रहे हो, उनको मोर्चरी में रख रहे हो, उनको ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, तो ऐसा जो काम कर रहे हो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। तो मृत व्यक्ति को जलाने, दबाने की जो सर्विसेज हैं, या फिर उनको मोर्चरी में रखने की या ट्रांसपोर्टेशन करने की जो सर्विसेज हैं, उनके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा।
बट ध्यान रखना, मान लीजिए फ्यूनरल की लकड़ियां ला रहे हो, लकड़ियां आपने ट्रांसपोर्ट करी, फ्यूनरल की ट्रांसपोर्ट करी, तो ऐसे केस में वो सप्लाई के स्कोप में आ जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसीज्ड सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा, बट फ्यूनरल का सामान आपने ट्रांसपोर्ट किया तो वो सप्लाई के स्कोप में आ सकता है। उसके बाद सेल ऑफ लैंड, अगर आपने लैंड बेचा है तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, वो सप्लाई के स्कोप से बाहर है। सेल ऑफ अगर बिल्डिंग किया है तो वो सप्लाई के स्कोप में आ भी सकता, नहीं भी आ सकता, उसके लिए हमें शेड्यूल 2 से रिलेट करके देखना पड़ेगा। जब हम शेड्यूल 2 पढ़ेंगे तब हम बात करेंगे कि सेल ऑफ बिल्डिंग शेड्यूल 3 में आएगा या नहीं आएगा, जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा, इसके लिए हम शेड्यूल 2 पढ़ेंगे। पर सेल ऑफ लैंड ऑलवेज जीएसटी के स्कोप से बाहर है, क्योंकि वो शेड्यूल 3 में है, सप्लाई नहीं होगा। उसके अलावा एक्शनेबल क्लेम, हमने बोला था कि एक्शनेबल क्लेम क्या होते हैं, गुड्स होते हैं, और गुड्स की अगर कोई ट्रांजैक्शन होगी तो वो सप्लाई हो जाएगी, तो एक्शनेबल क्लेम की नॉर्मली तो सप्लाई हो जाएगी, बट यहां पे बोल दिया गया कोई भी एक्शनेबल क्लेम सप्लाई नहीं होगा, क्योंकि उसे शेड्यूल 3 में रख दिया गया, अदर देन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम। तो कुछ स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम है, अगर उनका सप्लाई हुआ है तो वो तो सप्लाई हो जाएगा, उसके अलावा अगर कोई एक्शनेबल क्लेम है तो उनका सप्लाई नहीं माना जाएगा। तो स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम कौन से हैं, बैटिंग, लॉटरी, गैम्बलिंग, ऑनलाइन मनी गेमिंग, कसिनो, हॉर्स रेसिंग। तो अगर आपको बैटिंग करते हो, गैम्बलिंग करते हो, या कोई आप लॉटरी जीत जाते हो, उससे पैसा मिलता है तो उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। आपने हॉर्स रेसिंग में कोई पैसा जीता तो भी जीएसटी लगेगा। कसिनो में जाके आपने कुछ गेम वगैरह खेला उसके ऊपर भी जीएसटी लगेगा, और ऑनलाइन मनी गेमिंग पे भी जीएसटी लगेगा। अब ऐसे कौन से एक्शनेबल क्लेम है सर जिनके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, जो शेड्यूल 3 में आ जाएंगे? इनके अलावा अगर कोई भी एक्शनेबल क्लेम है तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। जैसे मान लीजिए आपने इंश्योरेंस करवाया था, इंश्योरेंस करवाने के बाद नुकसान हो गया, आपको क्लेम मिला, तो वो क्या इंश्योरेंस क्लेम पे जीएसटी लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि एक्शनेबल क्लेम इज अंडर शेड्यूल 3 और वो सप्लाई नहीं होते हैं। अब इसमें एक ऑनलाइन मनी गेमिंग बता देता हूं क्या होता है। ऑनलाइन मनी गेमिंग क्या होता है, इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। ऑनलाइन गेमिंग का नाम से क्लियर है कि भैया ऑनलाइन मनी गेमिंग, ऑनलाइन मतलब इलेक्ट्रॉनिकली या फिर नेटवर्क पे खेलना, इलेक्ट्रॉनिकली और इंटरनेटवर्क पे खेलना गेम। ठीक है, गेम किस प्रकार की हो सकती है, स्किल वाली गेम भी हो सकती है, चांस वाली गेम भी हो सकती है, या फिर दोनों भी हो सकते हैं। वो लीगली परमिशेबल भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, और जिसमें मनी इन्वॉल्व है, जिसके लिए पैसा देना पड़े, पे और डिपॉजिट मनी इंक्लूडिंग वर्चुअल डिजिटल एसेट। मनी क्रिप्टो के फॉर्म में भी हो सकता है। वर्चुअल डिजिटल एसेट किसको बोलते हैं, क्रिप्टो करेंसीज जो होती हैं, तो उनके फॉर्म में भी हो सकता है। तो मतलब ऐसा कोई गेम जो स्किल वाला भी हो सकता है, चांस वाला भी हो सकता है, जो आप ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर खेल रहे हो, जिसमें आपको पैसा देना पड़े, वो क्या होता है, ऑनलाइन मनी गेमिंग। तो अगर यहां से भी कुछ जीतते हो तो वो भी किसके स्कोप में आ जाएगा, सप्लाई के स्कोप में आ जाएगा, क्योंकि इनको शेड्यूल 3 से बाहर रखा गया है। किन किन चीजों को, बैटिंग, लॉटरी, गैम्बलिंग, ऑनलाइन मनी गेमिंग, कसिनो, हॉर्स रेसिंग, इन सबको जीएसटी के स्कोप से बांधा गया है, मतलब शेड्यूल 3 से बाहर किया गया है। ठीक है, उसके बाद कुछ 3 एंट्री और आएंगी आगे 3 और एंट्री आ रही है शेड्यूल 3 में, जो कि कस्टम की प्रोसेस से रिलेटेड है। तो उससे पहले मैं आपको कस्टम की प्रोसेस समझा देता हूं। ठीक है, मान लो आपको कोई सामान मंगवाना है आउट ऑफ इंडिया से, तो कैसे मंगवाओगे, वो प्रोसेस कैसे होगा वो बात करते हैं। कि मान लीजिए इंडिया में कोई एक बिजनेसमैन है, उसको मैन्युफैक्चरिंग करनी है, उसने कोई रॉ मटेरियल मंगाना है, तो मान लीजिए उसको ऑस्ट्रेलिया से मंगवाना है, तो ऑस्ट्रेलिया के पोर्ट पे या फिर एयरपोर्ट पे पहले माल आएगा, जो सप्लायर होगा वहां पे भेजेगा, वहां से क्या होगा, समुद्र के रास्ते या फिर आसमान के रास्ते एयरक्राफ्ट के थ्रू माल आएगा इंडिया के अंदर। तो इंडिया में भी क्या होगा, एक पोर्ट बना होगा जहां पे माल रखा जाएगा। मान लो इंडिया में, मान लो मुंबई पोर्ट पे आ रहा है, तो मुंबई का एक पोर्ट बना हुआ है जहां पे आउट ऑफ इंडिया से आने वाला माल जहां पे रखा जाएगा। ठीक है, तो रिसीविंग पोर्ट हो गया इंडिया में। अब अगर आपको इंडिया में लेके जाना है तो आपको जो वहां पे कस्टम के अधिकारी बैठे, कस्टम बैरियर लगा हुआ है, तो अगर कोई भी माल आउट ऑफ इंडिया से इंडिया के अंदर आएगा तो वहां पे चेक किया जाएगा इसके ऊपर ड्यूटी वगैरह पे कर दी कि नहीं कर दी, सब चेक करके फिर उसको इंडिया के अंदर ले जाया जाएगा। तो जब इंडिया के अंदर कस्टम से क्लियर करवा के इंडिया के अंदर लेके जाने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन। क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन मतलब जब कस्टम से माल छुड़वा के वो अपना माल ले जाएगा अपने फैक्ट्री पे, अपने घर पे, तो उसे बोलते हैं क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन। पर उससे पहले क्या, उससे पहले माल वहां से डिस्पैच हुआ, समुद्र में तैर रहा था, उसके बाद इंडिया के किसी पोर्ट पे आया, और पोर्ट पे ना एक वेयर हाउस भी होता है। जब रिसीविंग पोर्ट होता है ना, पोर्ट के ऊपर वेयर हाउस भी होता है। अगर मान लीजिए आपको सामान नहीं चाहिए अभी,
आपको अभी सामान नहीं चाहिए, बाद में लोगे, तो उतने टाइम के लिए आप उस पोर्ट के ऊपर उस माल को रख सकते हो वेयर हाउस के अंदर, पर क्लियर करवाने से पहले। क्लियर करवाना मतलब इंडिया के अंदर लेके जाना, कस्टम से क्लियर करवा के लेके जाना माल। तो उससे पहले आप कस्टम के पोर्ट पे कुछ वेयर हाउस बने होते हैं, वहां पे भी अपना माल रख सकते हो, तो वेयर हाउस होता है, ठीक है, बॉन्डेड वेयर हाउस बोलते हैं उसको कस्टम में। तो अब बात करते हैं, तो ये आपको प्रोसेस समझ में आया कि अगर आप बाहर से कोई सामान मंगवाना है तो इंडिया में आएगा, इंडिया के पोर्ट पे भी आपको सामान रखने की जगह दी जाती है वेयर हाउस में, आप वहां पे सामान रख सकते हो, और चाहो तो उस सामान को आप इंडिया में क्लियर करवा के लेके जा सकते हो, मतलब कस्टम से अधिकारियों से क्लियर करवा के इंडिया में अपने घर या अपनी फैक्ट्री में लेके जा सकते हो, जिसे बोलते हैं क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन। अब आगे की ट्रांजैक्शन समझेंगे तो अपने को आसान हो जाएगा ट्रांजैक्शन समझना। अब इन्होंने बोला कि अगर कोई व्यक्ति सप्लाई ऑफ गुड्स करता है फ्रॉम नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी मतलब इंडिया के बाहर का टेरिटरी, क्योंकि हम टैक्स कहां लगा सकते हैं, इंडिया में, इंडिया के बाहर तो हम टैक्स नहीं लगा सकते, तो आउट ऑफ इंडिया से ही परचेज किया, आउट ऑफ इंडिया में ही बेच दिया। मान लो ए लिमिटेड ने एक मशीन परचेज करी ऑस्ट्रेलिया से और उसे किसी कस्टमर को जापान में बेच दी, तो ऑस्ट्रेलिया से डायरेक्टली उसने क्या किया, जापान भेज दिया माल, बिना इंडिया में लाए हुए, विदाउट एंटरिंग सच गुड्स इनटू इंडिया। जब माल इंडिया में आया ही नहीं तो उसके ऊपर जीएसटी भी नहीं लगेगा, तो उसे किस में रख दिया, शेड्यूल 3 में रख दिया, सप्लाई से बाहर कर दिया, उसे बोलते हैं मर्चेंट ट्रेडिंग। आउट ऑफ इंडिया से आउट ऑफ इंडिया में सेल कर दिया बिना इंडिया में लाए हुए, तो वो सप्लाई नहीं होगा। उसके बाद इनबाउंड सेल्स, मतलब आपने किसी वेयर हाउस गुड्स को, वेयर हाउस गुड्स कौन से, जो आपने कस्टम के पोर्ट पे जो वेयर हाउस है, मैंने बताया था कस्टम के पोर्ट पे एक वेयर हाउस होता है जहां पे आप अपना माल रख सकते हो बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन। आपने वेयर हाउस में माल रख रखा है, आपने इंडिया में नहीं लेके गए, तो वेयर हाउस में पड़ा हुआ माल आपने किसी को बेच दिया, तो जो माल बेचने की प्रोसेस आपने करी है, माल बेचने की जो एक्टिविटी ट्रांजैक्शन करी है, वो सप्लाई नहीं होगी, क्योंकि अभी तक वो माल इंडिया में नहीं आया। जब तक वो माल इंडिया में नहीं आया तब तक उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। तो अभी आपने वेयर हाउस में पड़ा था, वेयर हाउस में ही बेच दिया, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। इसे बोलते हैं इनबाउंड सेल्स, सप्लाई ऑफ वेयर हाउस गुड्स बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन, ठीक है, इसका भी एग्जांपल दे रखा है। उसके बाद मान लीजिए आपका सामान आ रहा था समुद्र में, मान लीजिए आपका समुद्र में सामान आ रहा था, तो समुद्र में जब सामान आ रहा था तभी आपको क्या पता लगा कि भैया अब इसको हम सामान को बेच सकते हैं, आपके पास कस्टमर आ गया, तो आपने समुद्र में ही जब सामान जा रहा था तभी आपने किसी दूसरे कस्टमर को वो सामान बेच दिया। कैसे बेचोगे, आपने जो भी उस सामान के डॉक्यूमेंट थे वो दूसरे के नाम कर दिए, तो अब वो सामान किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसको आपने बेच दिया। तो इसका मतलब अगर आपने सी में जब सामान आ रहा था तभी सेल कर दिया, इंडिया में अभी तक आया ही नहीं है, तो उस ट्रांजैक्शन पे भी जीएसटी नहीं लगेगा, उसे बोलते हैं हाई सी सेल। सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एंडोर्समेंट ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स वाइल इन सी, जब वो गुड्स सी में था तभी आपने सेल कर दिया, तो हाई सी सेल बोलेंगे, उसको भी सप्लाई के स्कोप में बाहर कर दिया गया शेड्यूल 3 में। उसके बाद 2 नई एंट्रीज भी ऐड करी गई है शेड्यूल 3 में, चलिए बात करते हैं। इसमें बोला कि मान लीजिए, मैं इसको समझाता हूं एग्जांपल के साथ, तब समझ आएगा, ठीक है। मान लीजिए एक बंदा है, उसने एक प्लांट लगाया, वो था 5000 करोड़ का प्लांट, 5000 करोड़ का प्लांट। अब इसको लग रहा था कि अगर प्लांट में आग वाग लग गई तो रिस्क है, वो एक इंश्योरेंस वाले के पास गया, मान लीजिए XYZ वाले के पास गया, ठीक है। उसको बोला कि मेरे 5000 करोड़ के प्लांट का इंश्योरेंस कर दो, तो XYZ की उस इंश्योरेंस को करने की औकात नहीं थी, तो उसने उसको बोला कि भैया कर देंगे, पर मैं एक और कंपनी को मिला लेता हूं, PQR कंपनी, ये भी इंश्योरेंस वाली कंपनी है, हम दोनों मिलके तुम्हें क्या कर देंगे, जॉइंट इंश्योरेंस की सर्विसेज दे देंगे, हम दोनों मिलके तुम्हें क्या कर देंगे, इंश्योरेंस की सर्विस दे देंगे। तो उसके बदले में प्रीमियम लगेगा मान लीजिए 200 करोड़, ठीक है, 200 करोड़। तो अब XYZ ने ऑफर कर दिया कि जॉइंट इंश्योरेंस सर्विसेज दे देते हैं, XYZ और PQR मिलके। तो ये जो बंदे ने प्लांट लगाया था, इसने बोला, मान लीजिए इसका नाम है ए लिमिटेड, इसने बोला कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम दोनों मिलकर सर्विसेज दे रहे हो, मैं एक ही बंदे से डील करूंगा। इसने बोला मैं XYZ लिमिटेड से ही डील करूंगा, बाकी तुम दोनों देख लो कि तुम दोनों को सर्विसेज देनी है, कैसे देनी है, पर मैं डील एक ही बंदे से करूंगा। तो जिस बंदे से डील करेगा उसे क्या बोला जाएगा, लीड इंश्योरर, लीड इंश्योरर, जो कि इस डील में लीडर है। और दूसरा साथ वाला क्या होगा, को इंश्योरर, साथ वाला क्या होगा, को इंश्योरर। तो दोनों मिलकर इसको इंश्योरेंस की सर्विस दे रहे हैं। तो जब ए लिमिटेड ने 200 करोड़ का 200 करोड़ का प्रीमियम पे किया, किसको, लीड इंश्योरेंस XYZ को 200 करोड़ का प्रीमियम पे कर दिया, तो क्या यह सप्लाई होगा, बिल्कुल होगा। हमने बोला था कि भैया इंश्योरेंस का जो क्लेम है वो एक्शनेबल क्लेम होता है, वो शेड्यूल 3 में आता है, पर इंश्योरेंस का जो प्रीमियम होता है
वो शेड्यूल 3 में नहीं आता, वो सप्लाई होगा। तो ये 200 करोड़ के ऊपर क्या आपका क्या लग जाएगा, जीएसटी लग जाएगा, सप्लाई हो जाएगा 200 करोड़। अब क्या हुआ, जब XYZ भी रिस्क ले रहा है, PQR भी रिस्क ले रहा है, तो दोनों आपस में प्रीमियम बांटेंगे। मान लीजिए XYZ का रिस्क है 60% और PQR का रिस्क है 40%। तो PQR ने बोला भैया 200 करोड़ में से 200 करोड़ में से 40% किसका है, PQR का, दैट इज 80 करोड़। तो अब XYZ क्या करेगा, ये 80 करोड़ किसको ट्रांसफर कर देगा, PQR को कर देगा। तो XYZ ने 200 करोड़ का 200 करोड़ का प्रीमियम लिया ए लिमिटेड से और उसे अपोर्शन कर दिया, 80 करोड़ किसको दे दिया, PQR को दे दिया एज पर कॉन्ट्रैक्ट। तो क्या 80 करोड़ के ऊपर जीएसटी लगेगा, तो गवर्नमेंट ने बोला इस 80 करोड़ के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, ये सप्लाई के स्कोप से बाहर कर दिया, प्रोवाइडेड आपने इस पूरे 200 करोड़ रुपए पे जीएसटी पे कर दिया है। तो गवर्नमेंट ने बोला जब तूने 200 करोड़ पे जीएसटी पे कर दिया है तो उसी 200 करोड़ को तुम आपस में बांट रहे हो, तो उसके ऊपर जीएसटी देने की जरूरत नहीं है। तो क्या बोला कि अपोर्शन्ड प्रीमियम टू को इंश्योरर बाय लीड इंश्योरर, लीड इंश्योरेंस था XYZ, उसने 80 करोड़ किसको दिया, को इंश्योरर को प्रीमियम अपोर्शन किया फॉर जॉइंट सप्लाई ऑफ इंश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइडेड लीड इंश्योरर पेड फुल जीएसटी ऑन द एंटायर प्रीमियम। तो लीड इंश्योरेंस ने अगर 200 करोड़ रुपए के प्रीमियम पे पूरा का पूरा जीएसटी पे कर दिया, तो अब जो 80 करोड़ उसने ट्रांसफर किया है को इंश्योरर को, उसको ऊपर जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है। ये आपका एंट्री है एक शेड्यूल 3 में। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है, वो भी समझना, वो भी कुछ इस तरीके से ही है। उसमें क्या हुआ, सेम चीज थी, ए लिमिटेड नाम का बंदा था, ठीक है, उसका एक 5000 करोड़ का प्लांट था, उसको लगा कि भैया प्लांट जल के राख हो जाएगा तो रिस्क है, तो ऐसे केस में उसे इंश्योरेंस करवाना था। वो XYZ लिमिटेड के पास गया, XYZ लिमिटेड की औकात नहीं थी, बट फिर भी इसने माना नहीं, इसने बोला ठीक है मैं कर दूंगा। XYZ लिमिटेड ने 5000 करोड़ का क्या कर दिया, इंश्योरेंस कर दिया। अब रिस्क किसका हो गया, XYZ लिमिटेड का। इसके बदले में ए लिमिटेड ने क्या कर दिया, 200 करोड़ का इसे क्या कर दिया, प्रीमियम पे कर दिया। अब XYZ लिमिटेड को पता था कि कल को अगर आग वाग लग गई तो मैं 5000 करोड़ का जो भुगतान है वो नहीं कर पाऊंगा, मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं है। तो XYZ लिमिटेड गया आगे PQR कंपनी के पास, PQR कंपनी को बोला कि मैंने एक इंश्योरेंस किया है, क्या आप उसको वापस री इंश्योर कर दोगे। तो इसने इससे क्या करवाया, री इंश्योरेंस करवा लिया। जिस चीज का इसने इंश्योरेंस किया था उसका वापस से री इंश्योरेंस करवा लिया, किससे, PQRN कंपनी से। तो इसे बोलते हैं री इंश्योरेंस, इसे क्या बोलते हैं, री इंश्योरेंस। जो इंश्योरेंस करने वाला है XYZ लिमिटेड, इसे क्या बोलेंगे, इंश्योरर। और जो PQR कंपनी जिसने वापस से इंश्योरेंस किया है उसको क्या बोलेंगे, री इंश्योरर। इसके बदले मान लो इन दोनों की डील हुई कि भैया XYZ लिमिटेड इसके बदले में 180 करोड़ प्रीमियम पे करेगा, ठीक है। अब बताओ क्या 200 करोड़ रुपए पे जीएसटी लगेगा, बिल्कुल लगेगा। क्यों, क्योंकि ए लिमिटेड ने XYZ लिमिटेड से इंश्योरेंस की सर्विसेज ली हैं, सप्लाई हो गया। अब हमने पिछले एग्जांपल में क्या किया था कि XYZ लिमिटेड और PQR लिमिटेड दोनों मिलके क्या दे रहे थे, सर्विसेज दे रहे थे। XYZ और जो PQR दोनों मिलके सर्विसेज दे रहे थे, मतलब दोनों को इंश्योरर थे। अब यहां पे कोई इंश्योरर नहीं है। अब ए लिमिटेड ने जो सर्विसेज ली है इंश्योरेंस की XYZ लिमिटेड से ली है, और XYZ लिमिटेड ने जो सर्विसेज ली है वो PQRN कंपनी से ली है। तो अब जो XYZ लिमिटेड भी एक नॉर्मल तरीके का इंसान हो गया जिसने PQR कंपनी से इंश्योरेंस की सर्विस ली है, तो ये 180 करोड़ पे भी क्या लग जाएगा, जीएसटी लग जाएगा। बट अब XYZ लिमिटेड ने बोला PQRN कंपनी को कि बॉस तेरे को मैंने इतना बड़ा बिजनेस लाके दिया, 180 करोड़ का बिजनेस लाके दिया है, उसके बदले में मुझे कुछ कमीशन तो दे, उसके बदले मुझे कमीशन दे। तो PQR कंपनी ने बोला ठीक है, तुझे 2 करोड़ का कमीशन दिया, 2 करोड़ का कमीशन दिया, ठीक है। तो इसे बोलते हैं सीडिंग कमीशन, इसे बोलते हैं सीडिंग कमीशन और री इंश्योरेंस कमीशन, इसे बोलते हैं सीडिंग कमीशन और री इंश्योरेंस कमीशन। अब XYZ लिमिटेड ने क्या किया, 180 करोड़ का प्रीमियम पे करना था और 2 करोड़ PQRN कंपनी से रिसीव करने थे, तो इसने नेट 178 करोड़ पे कर दिया PQRN कंपनी को। देखो 180 करोड़ पे तो जीएसटी लग गया, तो क्या अब ये 2 करोड़ पे जीएसटी लगेगा? जो सर्विसेज XYZ लिमिटेड ने PQR कंपनी को दी है, जिसके बदले में PQR कंपनी ने 2 करोड़ पे किया है, तो क्या उसके ऊपर जीएसटी लगेगा? उसने बोला कि लगाने की जरूरत नहीं है। उसने बोला कि जब आपने पूरे के पूरे 180 करोड़ के ऊपर जीएसटी पे कर दिया, तो आपको इस इंश्योरेंस वाला जो कमीशन है, री इंश्योरेंस कमीशन है, उसके ऊपर जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है, वो सप्लाई के स्कोप से बाहर हो जाएगा शेड्यूल 3 में। तो सीडिंग कमीशन और री इंश्योरेंस कमीशन डिडक्टेड बाय इंश्योरर फ्रॉम री इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द इंश्योरर टू द री इंश्योरर। ध्यान रखना कि जो सीडिंग कमीशन या री इंश्योरेंस कमीशन
इंश्योरर ने काटा है, मतलब XYZ लिमिटेड ने ये 180 करोड़ के पेमेंट में से जो कमीशन काटा है, ठीक है, वो सप्लाई नहीं होगा अगर जो री इंश्योरर है उसने टोटल 180 करोड़ रुपए पे जीएसटी पे कर दिया है। तो 180 करोड़ पे अगर जीएसटी पे हो गया तो ये 2 करोड़ रुपए पे सप्लाई नहीं होगा। ये बात समझ लेना, ये मैंने एग्जांपल के साथ आपको समझा दिया है, ठीक है। ये नए पॉइंट तो मैंने आपको और डिटेल में अच्छे से एग्जांपल के साथ समझा दिया। उसके बाद कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस भी हैं जो शेड्यूल 3 में तो नहीं आती, बट सेपरेट नोटिफिकेशन और सर्कुलर के माध्यम से इनको क्या कर दिया गया, डिक्लेयर कर दिया गया कि भैया ये सप्लाई ऑफ गुड्स होगा या सप्लाई ऑफ सर्विसेज हो जाएगा। ऐसा कौन सा ट्रांजैक्शन है? एक्टिविटीज ऑफ पंचायत म्यूनिसिपैलिटी, पंचायत या म्यूनिसिपैलिटी ने कोई एक्टिविटी करी है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला करने के लिए, सफाई वगैरह करना, लाइट्स वगैरह को मेंटेन करना, तो वो भी किस में आ जाएगा, शेड्यूल 3 में आएगा, ये भी सप्लाई नहीं होगा। अल्कोहलिक लीकर का लाइसेंस दिया है स्टेट गवर्नमेंट ने, ध्यान रखना सिर्फ अल्कोहलिक लीकर का लाइसेंस, अगर कोई दूसरा लाइसेंस है तो वो यहां पे कवर नहीं होगा। अल्कोहलिक लीकर का अगर लाइसेंस स्टेट गवर्नमेंट ने दिया है तो वो भी सप्लाई के स्कोप से बाहर हो जाएगा। इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ मोड ऑफ कन्वेंस, मान लीजिए आपके पास एक ट्रक था, आपने एक ट्रक अपने दूसरे डिस्टिंक्ट पर्सन को भेज दिया, ठीक है, डिस्टिंक्ट पर्सन को भेज दिया, तो और वो ट्रक किस लिए गया है, वहां पे कोई मशीन है उसकी रिपेयरिंग करने गया है, मतलब ये ट्रक वापस आएगा, तो क्या हम ये मान ले कि ट्रक का सप्लाई कर दिया, क्या उसके ऊपर जीएसटी पे करना पड़ेगा? तो उन्होंने बोला कि अगर आपने कोई मोड ऑफ कन्वेंस आपके डिस्टिंक्ट पर्सन को भेजा है तो सप्लाई नहीं होगा, अगर उसका पर्पस आपका सेल करना नहीं था। आपने जो कन्वेंस भेजा है वो सेल करने के लिए नहीं भेजा, वो तो कुछ रिपेयरिंग वगैरह करने के लिए भेजा, रिपेयर वगैरह करके वापस आ जाएगा, तो ऐसे केस में वो सप्लाई नहीं होगा, वो सप्लाई नहीं होगा। बट हां, जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस की सर्विस दी गई है अलॉन्ग विथ मटेरियल जो यूज किया गया रिपेयर में, वो सप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये एग्जांपल के साथ हमने यहां पे किया हुआ है। उसके बाद हम बात करेंगे शेड्यूल 2 की। शेड्यूल 2 की, शेड्यूल 2 क्या बताता है कि कौन सी ट्रांजैक्शन सप्लाई ऑफ गुड्स होगी, कौन सी ट्रांजैक्शन सप्लाई ऑफ सर्विसेज होगी। तो बात करते हैं, अगर आपने कोई गुड्स है आपके पास, आपने गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर कर दी, उसका टाइटल ट्रांसफर कर दिया, तो वो क्या हो जाएगा, सप्लाई ऑफ गुड्स हो जाएगा। अगर आपने टाइटल ट्रांसफर नहीं किया, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं की, सिर्फ उसके अंदर राइट्स ट्रांसफर किए हैं, आपने राइट्स ट्रांसफर किए, तो वो क्या हो जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस हो जाएगा। बट अगर ऐसा कुछ ट्रांजैक्शन है जिसमें फ्यूचर में जाके आप क्या करोगे, उसका टाइटल ट्रांसफर करोगे, जैसे इंस्टॉलमेंट में जब आप पूरी इंस्टॉलमेंट पे कर दोगे तब उसका क्या करोगे, ओनरशिप ट्रांसफर कर दोगे, तो वो भी किस में आ जाएगा, सप्लाई ऑफ गुड्स में आ जाएगा। अगर आपने कोई भी चीज लीज, रेंटल और लाइसेंस पे दी है, वो सप्लाई ऑफ सर्विस होता है, चाहे लैंड एंड बिल्डिंग हो, चाहे इमूवेबल प्रॉपर्टी हो। अगर आपने लीज, रेंटल और लाइसेंस पे दिया है तो वो हमेशा सप्लाई ऑफ सर्विस कहलाएगा। उसके बाद अगर आपने कोई जॉब वर्क किया है तो जॉब वर्क भी क्या होता है, सप्लाई ऑफ सर्विस। जॉब वर्क का मतलब होता है कि सामने वाले ने आपको सामान दिया, उस सामान पे आप कुछ काम करके दोगे, सामान सामने वाले का, आप उसके ऊपर कुछ काम करके दोगे, तो वो क्या हो जाएगा, जॉब वर्क। तो ये क्या हो जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस हो जाएगा। उसके बाद अगर आपके ने कोई बिजनेस एसेट परमानेंटली ट्रांसफर और डिस्पोज ऑफ करी है तो सप्लाई ऑफ गुड्स हो जाएगा। अगर आपने ये बिजनेस एसेट किसी को यूज करने के लिए दी है, प्राइवेट यूज के लिए, तो उसको क्या बोलेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विस, क्योंकि आपने ट्रांसफर नहीं करी है। अगर आपने बिजनेस बंद कर दिया तो बिजनेस में जितनी भी एसेट पड़ी थी वो मान लिया जाएगा कि आपने सप्लाई कर दी हैं, बिजनेस में जितनी भी एसेट पड़ी थी। बट अगर आपका बिजनेस ट्रांसफर हो रहा है गोइंग कंसर्न और जो बिजनेस कंटिन्यू किया जा रहा है पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा, तो उसे सप्लाई नहीं माना जाएगा। उसके बाद अगर आपने कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, आपने गाना बनाया, गाने के राइट्स किसी को टेम्परेरी ट्रांसफर कर दिए, वो क्या हो जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस। आपने कोई सॉफ्टवेयर रिलेटेड सर्विस, डेवलपमेंट, डिजाइन वगैरह का सर्विस लिया है, तो वो क्या हो जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस हो जाएगा। अगर आपने कोई काम करने के लिए अग्री किया है, उसके बदले में पैसा लिया है, कोई काम ना करने के लिए पैसा लिया उसके लिए किया है, या फिर किसी चीज को टॉलरेट करने के लिए पैसा लिया है, तो वो भी क्या हो जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस हो जाएगा। फॉर एग्जांपल लेते हैं, टू डू एन एक्ट। मान लीजिए एक स्कूल था, स्कूल के बगल में एक फैक्ट्री थी, फैक्ट्री से बहुत ही ज्यादा नॉइज पोल्यूशन होता था, तो स्कूल ने बोला कि भैया आप एक इंस्ट्रूमेंट लगा लो नॉइज पोल्यूशन कंट्रोल का, उसके लिए हम आपको कुछ अमाउंट दे देते हैं। तो स्कूल ने फैक्ट्री को पैसा क्यों दिया, कोई सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, टू डू एन एक्ट, तो ये क्या हो जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस हो जाएगा। अब टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट मतलब कि भैया आपने अपने एम्प्लॉय को पैसा दिया कि तू एम्प्लॉयमेंट छोड़ने के बाद हमारे साथ कंपीट मत करना इस एरिया में, उसके लिए हम तुझे कुछ पैसा देते हैं। तो आपने उसे पैसा क्यों दिया, ताकि वो इस एरिया में कुछ काम ना करे, टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट। तो उसके लिए
सप्लाई हो जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस हो जाएगा। उसके साथ ही मान लीजिए आपके बाहर कोई सोसाइटी के बाहर कोई रेडी वाला खड़ा होता है, ठीक है, वो जोर जोर से चिल्लाता है, तो सोसाइटी वालों ने बोला कि अगर तुझे जोर जोर से चिल्लाना है, यहां पे हमें परेशान करना है, तो तुझे रेंट देना पड़ेगा, तुझे कुछ पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। मान लो मंथली 30,000 रुपीज चार्ज करने लग गए उसको, तो इसका मतलब उन्होंने, सोसाइटी वालों ने उससे पैसा लिया है टू टॉलरेट एन एक्ट सिचुएशन, तो वो भी क्या हो जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसके रिलेटेड कुछ स्पेशल पॉइंट्स भी हैं, ध्यान रखना। अगर कोई लिक्विडेटेड डैमेजेस है, लिक्विडेटेड डैमेज क्या होते हैं कि मान लो कोई कॉन्ट्रैक्ट आपने फुलफिल नहीं किया या कॉन्ट्रैक्ट में डिले कर दिया, तो उसके लिए आपको कुछ पैसा पे करना पड़ता है। मान लो आपने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल करने की बात करी थी और आपने कुछ डिपॉजिट भी दे दिया था, बट आप बाद में मुकर गए, तो आपका डिपॉजिट क्या कर लिया, फॉरफिट कर लिया। या फिर आपने चेक दिया, चेक डिसऑनर हो गया, उसकी पेनल्टी लग गई। पेनल्टी फॉर वायलेशन, आपने लॉ का वायलेशन कर दिया, उसके लिए पेनल्टी लग गई। या फिर आपने जितना नोटिस पीरियड था उतना नोटिस पीरियड सर्व नहीं किया, तो इसके लिए आपकी जो बॉन्ड अमाउंट था वो फॉरफिट कर लिया आपके एम्प्लॉयर ने, या फिर आपसे नोटिस पे ले लिया, आपसे कुछ पैसा ले लिया क्योंकि आप जल्दी छोड़ के चले गए। तो ऐसे सब केसेस में सप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं सप्लाई होगा, ध्यान रखना। ये सारी चीजें यहां पे कॉन्ट्रैक्ट का पर्पस वो नहीं था जो हुआ। मतलब चेक डिसऑनर के ऊपर पेनल्टी तो लगाई गई है, पर क्या किसी का भी पर्पस ये था कि चेक डिसऑनर हो जाए? आपका अगर किसी आपने लॉ को वायलेट किया तो आपके ऊपर पेनल्टी लगाई गई है, पर क्या लॉ का यह पर्पस था कि आप लॉ को वायलेट करो? आपके ऊपर लिक्विडेटेड डैमेज लगाएगा कि आपने कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया, तो क्या इनका कोई पर्पस था कि आप कॉन्ट्रैक्ट पूरा ना करो? इनका पर्पस था आप कॉन्ट्रैक्ट पूरा करो, ठीक है। तो ऐसे केस में वो सप्लाई नहीं हो सकता। सप्लाई तभी होगा जब आप कॉन्ट्रैक्चुअली लायबल होते हो। सिर्फ पैसे का फ्लो हो जाने से सप्लाई नहीं हो जाता। अगर आप उस चीज के लिए कॉन्ट्रैक्चुअली लायबल हो तभी सप्लाई होगा, वरना सप्लाई नहीं होगा। तो इन सारे केसेस में आपका सप्लाई नहीं होगा। बट अगर आपने मान लो लोन लिया और लोन में आपने लोन को जल्दी चुका दिया, लोन 5 साल का था बट आपने जल्दी चुका दिया, उसके लिए आपने प्री पेमेंट चार्ज पे किए, या फिर आपने टिकट खरीदा किसी ट्रेन वगैरह का और आपने जर्नी नहीं की तो आपका टिकट का अमाउंट फॉरफिट हो गया, या फिर आपने कॉन्ट्रैक्ट को जल्दी खत्म करने के लिए कुछ पेमेंट किया अर्ली टर्मिनेशन के लिए, ठीक है, या फिर कोई मेन सप्लाई हो रही थी, उस मेन सप्लाई से लिंक होके आपने पेमेंट डिले किया, उसके लिए आपके ऊपर क्या लगा दिया, इंटरेस्ट या लेट फीस लगा दिया, तो ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, सप्लाई हो जाएंगी। क्योंकि इनका पर्पस था कि आपने अगर लोन जल्दी पे करना है तो आप चार्जेस दे दो, तो आप कॉन्ट्रैक्चुअली लायबल हो ना चार्जेस पे करने के लिए अगर आपने लोन करा, तो इसमें ये सप्लाई हो जाएगा, ये चीजें सप्लाई हो जाएंगी, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद अगर आप कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी रेंट पे देते हो तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस होगा। अगर आपने कोई सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस किया अलोंग विद सर्विसेज, कहने का मतलब रेस्टोरेंट में आप गुड्स की सप्लाई करते हो अलोंग विद सर्विसेज, तो रेस्टोरेंट की सर्विसेज हमेशा क्या होंगी, सप्लाई ऑफ सर्विसेज होंगी, ना कि सप्लाई ऑफ गुड्स। उसके बाद नेक्स्ट आता है कंस्ट्रक्शन सर्विसेज। इसको ध्यान से देखना। देखो, कंस्ट्रक्शन सर्विसेज ऑफ बिल्डिंग एंड सिविल स्ट्रक्चर, हमने शेड्यूल 3 में पढ़ा था कि अगर आप सेल ऑफ बिल्डिंग करते हो तो वो किस में आएगा, शेड्यूल 3 में आएगा। और हम यहां पे पढ़ रहे हैं कि अगर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो बिल्डिंग का तो वो किस में आएगा, शेड्यूल 2 में आएगा। तो अब हमें इसमें ही बाइफिकेट करना है। देखो, अगर किसी व्यक्ति ने एक बिल्डिंग बना ली, ठीक है, बिल्डिंग बना के कंप्लीट हो गई, अब उसको पैसा मिल रहा है, कोई खरीदने आया उससे, तो उसने सेल कर दिया, तो उसे क्या बोलेंगे, सेल ऑफ बिल्डिंग, क्योंकि बिल्डिंग एग्जिस्ट करती है, बिल्डिंग बन चुकी है, अब उसने सेल किया है, ठीक है। अब मान लीजिए बिल्डिंग बनी नहीं, बिल्डिंग अभी इन प्रोसेस है, बिल्डिंग अभी बन रही है, तभी किसी ने आके वहां पे आपसे परचेज कर लिया, तो क्या आप, जब कोई बिल्डिंग बनी ही नहीं है तो आप सेल ऑफ बिल्डिंग कैसे कर सकते हो, वो तो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसका मतलब आपने पैसा लिया है फॉर प्रोवाइडिंग दी कंस्ट्रक्शन सर्विसेज। तो कहने का मतलब अगर कोई बिल्डिंग कंप्लीट हो जाती है उसके बाद सेल होती है तो वो सेल ऑफ बिल्डिंग कहलाएगी, और कहां पे आएगा, शेड्यूल 3 में। और अगर कोई बिल्डिंग अभी कंस्ट्रक्ट नहीं हुई है, कंप्लीट नहीं हुई है, और अंडर कंस्ट्रक्शन ही उसको सेल कर दिया गया, उसके लिए पैसा रिसीव हो गया, इसका मतलब आपने कंस्ट्रक्शन सर्विसेज बेची हैं, ना कि सेल ऑफ बिल्डिंग। कंस्ट्रक्शन सर्विसेज बेची हैं तो वो क्या होगी, सप्लाई ऑफ सर्विसेज होगी अंडर शेड्यूल 2, ठीक है। तो अगर अब हमें पता लगाना है कि भैया बिल्डिंग कब कंप्लीट होगी, बिल्डिंग कब कंप्लीट होगी।
हमारा सिंपल सा लॉजिक है कि अगर पूरा का पूरा पैसा बिल्डिंग कंप्लीट होने के बाद मिला है तो वो क्या हो जाएगा, सप्लाई नहीं होगा, शेड्यूल 3 में आ जाएगा, क्योंकि आपने पूरी बिल्डिंग बना ली, उसके बाद पैसा मिला पूरा का पूरा, आपने 1 रुपया भी पहले रिसीव नहीं किया, इसका मतलब आपने बिल्डिंग बना के उसके बाद बेचा। बट अगर 1 भी रुपया बिल्डिंग बनाने से पहले मिल गया, अगर 1 भी पैसा उस बिल्डिंग को, उस यूनिट को बनाने से पहले मिल गया, कंप्लीट करने से पहले मिल गया, तो वो क्या हो जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस हो जाएगा, क्योंकि आप कंस्ट्रक्शन की सर्विसेज दे रहे हो। और कंप्लीट कब होगा, कंप्लीट कब होगा, वो बेंचमार्क डेट क्या होगी, वो होगी अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग, इश्यूएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट और फर्स्ट ऑक्यूपेशन। या तो वहां की जो अथॉरिटी है उसने कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू कर दिया कि भैया ये बिल्डिंग बनके कंप्लीट हो गई है, और फर्स्ट ऑक्यूपेशन, या फिर किसी एक बंदे ने आके वहां पे फ्लैट में रहने लग गया, इसका मतलब सामने वाला आके रहने लग गया, वो तभी रहने लगा होगा ना जब बिल्डिंग कंप्लीट हो गई होगी, पानी वगैरह बिजली वगैरह का सब कनेक्शन हो गया होगा, तभी हुआ होगा। तो ऐसे केस में दोनों में से जो भी पहले वाली डेट है उसको हम क्या मानेंगे कि भैया इस दिन बिल्डिंग कंप्लीट हो गई। अब जिस भी फ्लैट के लिए पैसा उस दिन के बाद आया है पूरा का पूरा, तो वो तो क्या हो जाएगा, नोट सप्लाई हो जाएगा, शेड्यूल 3 में आ जाएगा। अगर 1 भी रुपया उससे पहले आ गया तो वो फ्लैट की जो सेल है वो क्या मानी जाएगी, सप्लाई ऑफ सर्विस मानी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, ए लिमिटेड ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया 10 प्लॉट्स का, और उसके बदले में कंसिडरेशन मिला है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला है 1/9/2024, 1 सितंबर 2024, और फर्स्ट ऑक्यूपेशन हुआ है 1 जनवरी 2025। तो विच एवर इज अर्लियर 1 सितंबर 2024, तो हम ये मान के चलेंगे कि 1 सितंबर 2024 को बिल्डिंग कंप्लीट हुई है। अब कंसिडरेशन कैसे मिला है, 7 नवंबर 2022 को 4 फ्लैट्स एक्स लिमिटेड को सेल कर दिए, एक फ्लैट 50 लाख रुपए का था तो 2 करोड़ रुपए, मतलब 4 फ्लैट्स के लिए जो पैसा है वो कब मिल गया, 1/9/2024 से पहले मिल गया। और जब पैसा पहले मिल जाता है तो वो क्या होगा, सप्लाई ऑफ सर्विस होगा। जो 2 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपीस जो पहले मिल गया वो क्या हो जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस हो जाएगा। अब 6 फ्लैट ऐसे हैं जिनके लिए पूरा का पूरा पैसा कब मिला है, 1 दिसंबर 2024 विच इज आफ्टर 1 सितंबर 2024। इसका मतलब 6 फ्लैट ऐसे हैं जिसके लिए जो पैसा है पूरा का पूरा उसके बाद मिला है, बिल्डिंग कंप्लीट होने के बाद मिला है, तो वो क्या हो जाएगा, शेड्यूल 3 में नोट सप्लाई। तो ये शेड्यूल 3 में नोट सप्लाई हो जाएगा। अब मान लीजिए कंसिडरेशन कुछ इस तरीके से मिला कि बॉस 10 के 10 फ्लैट, 10 के 10 फ्लैट्स एक्स लिमिटेड को सेल कर दिए, और उसके लिए पर फ्लैट आपको 20 लाख रुपीस मिल गया 7 नवंबर 2022 को, 7 नवंबर 2022 को। तो इसका मतलब सारे फ्लैट्स के लिए पैसा पहले ही मिल गया, सारे फ्लैट्स के लिए पूरा पैसा नहीं मिला, बट आधा पैसा कब मिल गया, इस डेट से पहले ही मिल गया, कंप्लीशन डेट से। इसका मतलब आपने कंस्ट्रक्शन सर्विसेज सेल करी है तो आपका शेड्यूल 3 यहां पे अप्लाई नहीं होगा। तो यहां पे पूरा का पूरा जो 10 फ्लैट्स का 5 करोड़ है वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको इसको डिकोड करना है। ठीक है, अगर आपने बिल्डिंग बना के बेची तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव लिस्ट में आ जाएगा। अगर बिल्डिंग पूरी तरह से बनी नहीं, उससे पहले 1 रुपया भी मिल गया तो वो क्या हो जाएगा, आपका सप्लाई ऑफ सर्विस हो जाएगा। उसके बाद इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट आता है कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई का। ये क्या कॉन्सेप्ट है सर, देखो अब क्या होता है, कई बार बंडल होता है, कई बार आप जैसे टीवी खरीदने जाते हो तो टीवी के साथ आपको 1 साल की वारंटी भी मिलती है। तो अब टीवी पे मान लो टैक्स रेट है 12%, और जो वारंटी है उसके ऊपर मान लो टैक्स रेट है 18%, पर पैसा तो आपने टोटल कितना दिया, 50,000। तो इस पे 12% की रेट लगाएं, 18% की रेट लगाएं, या क्या करें, कितना पैसा टीवी के लिए, कितना वारंटी के लिए है, हमें नहीं पता। इसी प्रकार हो सकता है आपने त्योहारों पे देखा होगा चॉकलेट बॉक्स वगैरह डब्बे बना देते हैं, गिफ्ट बॉक्स बना देते हैं, जिसमें मान लो एक चॉकलेट, एक टॉय और कुछ टॉफीज और कुछ मान लो सामान रख देते हैं। तो अलग अलग सामान पे अलग अलग रेट है, मान लो चॉकलेट पे 12% है, टॉय पे 18% है, किसी पे 5% है, ड्राई फ्रूट पे। तो क्या करें, कौन सी रेट लगाएं? अब पूरा का पूरा डब्बा तो हमने 1000 रुपीज के लिए खरीदा है, तो क्या टैक्स रेट लगाएं? तो ये पता नहीं लगता है। जब वहां पे एक से ज्यादा सप्लाईज होती हैं और आपस में बंडल होती हैं, एक से ज्यादा सप्लाईज एक साथ दी जाती हैं ना, तब ये कंसेप्ट काम में आता है। कौन सा? कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई का। ठीक है, अब कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। कंपोजिट सप्लाई बोलता है 2 और मोर सप्लाईज, 2 या 2 से ज्यादा सप्लाईज विच आर नेचुरली बंडल्ड टुगेदर इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। नेचुरली बंडल्ड का मतलब क्या है कि नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में वो 2 सप्लाईज एक साथ दी जाती हैं। अब आप देखो टीवी और उसका जो वारंटी है वो तो साथ में ही आता है। आप जब एसी खरीदते हो तो एसी के साथ 3 आपकी जो सर्विसेज है वो तो फ्री आती हैं।
ठीक है, आप जब होटल में रहने जाते हो तो होटल में आपको ब्रेकफास्ट साथ में मिलता है, ये नेचुरली बंडल्ड है। मतलब इनको नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में देखा जाए, नॉर्मली बिजनेस में देखा जाए तो बिजनेस इन 2 या 2 से ज्यादा सप्लाईज को एक साथ प्रोवाइड कराते हैं। इसका मतलब वो क्या है, नेचुरली बंडल्ड है। और उनमें से कोई ना कोई एक सप्लाई क्या है, प्रिंसिपल सप्लाई है। उनमें से कोई ना कोई एक सप्लाई क्या, प्रिंसिपल सप्लाई। मान लो आप टीवी खरीदने गए, टीवी के साथ आपको इंस्टॉलेशन सर्विस आ गई, तो आप खरीदने तो टीवी गए हो ना, तो आपकी प्रिंसिपल सप्लाई क्या हुई, टीवी, ना कि इंस्टॉलेशन सर्विसेज। तो प्रिंसिपल सप्लाई क्या होती है, प्रीडोमिनेंट एलिमेंट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सप्लाईज। जो 2 या 2 से ज्यादा सप्लाईज दी गई है कॉम्बिनेशन में, उनमें से मेन सप्लाई क्या है, उनमें से मेन सप्लाई क्या है, वो प्रिंसिपल सप्लाई होगी। तो कंपोजिट सप्लाई क्या होता है, 2 या 2 से ज्यादा सप्लाईज जो कि साथ में प्रोवाइड की गई हैं, जो कि नेचुरली बंडल्ड हैं, जो एक साथ प्रोवाइड कराई जाती है नेचुरली ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, जिनमें से एक सप्लाई क्या है, प्रिंसिपल सप्लाई। ठीक है, तो ऐसे केस में से क्या बोलेंगे, कंपोजिट सप्लाई। और कंपोजिट सप्लाई के केस में टैक्स रेट क्या लगाएंगे, मान लीजिए आपने होटल में गए, ठीक है, होटल में जो स्टे का था, स्टे पे मान लो 18% रेट थी, और वहां पे जो आपने खाना वाना खाया ब्रेकफास्ट, उस पे रेट है 5%, पर टोटल आपसे चार्ज किया गया 5000 रुपीज। तो अब इस पे क्या करोगे, 18% लगाओगे, 5% लगाओगे। अगर ये कंपोजिट सप्लाई है, ऑब्वियसली कंपोजिट सप्लाई है, होटल में आपको स्टे वगैरह साथ में मिलता है, ब्रेकफास्ट वगैरह, तो ऐसे केस में पूरे 5000 पे प्रिंसिपल सप्लाई पे जो रेट एप्लीकेबल है वो लग जाएगा। अब यहां पे प्रिंसिपल सप्लाई क्या है, होटल में आप ठहरने गए हो, उसके साथ आपने ब्रेकफास्ट किया है, तो मेन सप्लाई क्या है, होटल में ठहरना, तो उस पे कितना रेट है, 18%। तो पूरे 5000 पे क्या लग जाएगा, 18% की रेट से टैक्स लग जाएगा। तो अगर कंपोजिट सप्लाई है तो टैक्स रेट एप्लीकेबल होगा जो कि टैक्स रेट प्रिंसिपल सप्लाई पे लगता है। अब मान लीजिए आपने टीवी खरीदा और टीवी पे रेट है 12%, इंस्टॉलेशन भी उसके साथ में आया जिसके ऊपर रेट है 18%, पूरे का टोटल उसने 50,000 रुपीज आपसे चार्ज किया। अब टीवी और इंस्टॉलेशन तो साथ में ही दिए जाते हैं, टीवी दिया जाता है उसको इंस्टॉल करके दिया जाता है, तो अब ये नेचुरली बंडल्ड है, कंपोजिट सप्लाई है, तो टैक्स रेट क्या लगेगी, जो प्रिंसिपल सप्लाई। प्रिंसिपल सप्लाई क्या है इसमें, टीवी, तो यहां पे 12% की रेट से टैक्स लग जाएगा। उसके बाद मिक्स सप्लाई क्या होती है, सर मिक्स सप्लाई क्या होती है, मिक्स सप्लाई का मतलब है 2 और मोर सप्लाईज मेड फॉर अ सिंगल प्राइस, 2 या 2 से ज्यादा सप्लाईज जिनको एक ही प्राइस के लिए किया गया। ध्यान रखना, 2 या 2 से ज्यादा सप्लाई जिनको एक ही प्राइस के लिए क्या है, डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट ए कंपोजिट सप्लाई, और जो कंपोजिट सप्लाई नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें यह पता लगाना है कि जब 2 या 2 से ज्यादा सप्लाई दी जा रही हैं, क्या वो कंपोजिट सप्लाई है। अगर कंपोजिट सप्लाई है तो ठीक है, अगर नहीं है तब देखा जाएगा कि वो मिक्स सप्लाई है कि नहीं है, क्योंकि मिक्स सप्लाई तभी होगा जब कंपोजिट सप्लाई नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमने एक बास्केट खरीदा त्योहार पे, जिसमें मान लीजिए एक चॉकलेट थी, एक टॉय था, और मान लीजिए 2 तरह के ड्राई फ्रूट्स थे। चॉकलेट पे रेट है 28%, टॉय पे रेट है 12%, और ड्राई फ्रूट पे मान लीजिए 18%। ठीक है, मैंने फालतू का एग्जांपल ऐसे लिया है। अब ये जो बास्केट है वो मान लीजिए 1000 रुपीज की आपको मिल रही है। ठीक है, तो अब बताओ क्या सर ये कंपोजिट सप्लाई है। भाई नॉर्मली चॉकलेट, टॉय और ड्राई फ्रूट्स एक साथ थोड़ी मिलते हैं, ये तो त्योहार का टाइम था, तो उन्होंने कन्वीनियंस के लिए क्या कर दिया, एक नया बंडल क्रिएट कर दिया, मतलब एक आर्टिफिशियल बंडल ऑफ सप्लाईज क्रिएट कर दिया। चॉकलेट की सप्लाई, टॉय की सप्लाई, ड्राई फ्रूट की सप्लाई को क्या कर दिया, आर्टिफिशियली बंडल कर दिया। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में एक साथ नहीं बेचे जाते हैं। तो ऐसे केस में मिक्स सप्लाई है, तो मिक्स सप्लाई के केस में क्या होगा, जो हाईएस्ट टैक्स रेट होगी ना, जितनी भी सप्लाईज इनमें इन्वॉल्व है उनमें जो हाईएस्ट रेट है 28%, 12%, 18%, कौन सा हाईएस्ट रेट है, 28%। तो पूरे के पूरे प्राइस पे क्या लग जाएगा, 28% की रेट से टैक्स लग जाएगा। अब ये मिक्स सप्लाई क्यों थी, क्योंकि अलग अलग सप्लाईज थी, नेचुरली बंडल नहीं थी और सिंगल प्राइस के लिए थी, तो ये क्या हो जाएगी, मिक्स सप्लाई। उसको जो एग्जांपल दिए मैंने वो यहां पे एग्जांपल आपको दिए गए हैं। मिक्स सप्लाई होगा तो हाईएस्ट टैक्स रेट जो होगा वो एप्लीकेबल हो जाएगा। बट मान लीजिए कोई सप्लाई ऐसी है, 2 या 2 से ज्यादा सप्लाई जो कि कंपोजिट सप्लाई नहीं है, कंपोजिट सप्लाई नहीं है, बट उन दोनों के प्राइसेस सेपरेटली दिए हुए हैं, उन दोनों के प्राइसेस आपके पास सेपरेटली अवेलेबल हैं। अब मान लीजिए मैं किसी दुकान पे गया, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पे, और मैंने क्या खरीदा, एक टेलीविजन खरीदा और एक एसी खरीदा। क्या ये नेचुरली बंडल्ड है, नहीं है, तो ये कंपोजिट सप्लाई तो नहीं होगा, क्योंकि टेलीविजन और एसी हम एक साथ तो नहीं खरीदते, ऐसा कुछ तो नहीं है। तो अब इसको दोनों को साथ में खरीदा, ये 45,000 का है,
ये 35,000 का है, टोटल 80,000। अब जब मुझे पता है कि टेलीविजन 45,000 का है तो इस पे मैं टेलीविजन वाली टैक्स रेट लगा दूंगा। जब एसी मुझे पता है 35,000 का है तो इस पे एसी वाली टैक्स रेट लगा दूंगा। अगर जो ईच आइटम का जो अमाउंट है वो आपको पता है प्राइस, तो रिस्पेक्टिव रेट आप लगा दोगे, ऐसा नहीं कि हाईएस्ट वाली लगानी है। ठीक है, ये बात। अब इसमें कुछ सर्कुलर है कंपोजिट सप्लाई मिक्स सप्लाई में कि भैया प्रिंटिंग इंडस्ट्री में क्या होता है, जब आप कोई चीज प्रिंट करवाने जाते हो, बुक प्रिंट करवाने जाते हो, कुछ भी करवाने जाते हो, तो पेपर सामने वाले का होता है। जो प्रिंटर होता है वो सामने वाला खुद का पेपर यूज करता है और उसके साथ आपको उसके ऊपर प्रिंट करके देता है। तो आपको दो चीजें दे रहा है, एक तो आपको पेपर दे रहा है, दूसरा उसके ऊपर प्रिंटिंग की सर्विस दे रहा है। तो बताओ कि क्या ये कंपोजिट सप्लाई है? भैया नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में वो साथ में ही आता है, पेपर उसके ऊपर प्रिंटिंग करके देता है, ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? कंपोजिट सप्लाई हो गया। जो प्रिंटिंग की सर्विसेज है वो क्या हो जाएगी? कंपोजिट सप्लाई। अब कंपोजिट सप्लाई में से सर टैक्स रेट कौन सा लगाएं? सप्लाई ऑफ गुड्स का टैक्स रेट लगाएं क्योंकि उसने पेपर बेचा है, या फिर सप्लाई ऑफ सर्विसेज प्रिंटिंग सर्विस का टैक्स रेट लगाएं क्योंकि उसने प्रिंटिंग करके दिया है? तो इसके लिए हमें पता लगाना पड़ेगा जो आपका प्रिंसिपल सप्लाई क्या है। तो प्रिंसिपल सप्लाई के लिए देखो, अगर आपने कोई बुक्स वगैरह छपवाई है, पैम्फलेट छपवाया है, एनुअल रिपोर्ट, ब्रोशर, मतलब ऐसा कोई आइटम छपवाया है जिसका जो कंटेंट है ना दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन क्वालिटी ऑफ द पेपर। अब अगर मेरे को बुक छपवानी है तो बुक के अंदर जो कंटेंट होगा ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन बुक का पेपर कैसा यूज किया गया है। बुक का पेपर चाहे चिकना हो, कोई मतलब नॉर्मल हो, फर्क नहीं पड़ता, उसके अंदर अगर कंटेंट सही है। तो ऐसे केस में जहां पे इंटेंजिबल प्रॉपर्टी आपकी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वहां पे जो सर्विसेज है, प्रिंटिंग की सर्विसेज है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं और वो आपका क्या हो जाता है? प्रिंसिपल सप्लाई। तो ऐसे केस में पूरे के पूरे वैल्यू पे क्या हो जाएगा? सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा, भले उसने पेपर भी साथ में दिया है। बट कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां पे आप नैपकिन छपवाते हो, टिश्यू छपवाते हो, एनवलप छपवाते हो, जिसके ऊपर अपना नाम वगैरह प्रिंट करवाते हो। मान लो मैंने रेस्टोरेंट ओपन किया, मैंने टिश्यूज चाहिए तो मैंने टिश्यूज बनवाए और उसके ऊपर मैंने क्या किया? रेस्टोरेंट का ठप्पा लगवा दिया। तो वहां पे टिश्यूज यूज करने में आपको टिश्यू का जो पेपर है दैट इज मोर इंपॉर्टेंट ना, रादर देन उसके ऊपर लिखा हुआ कंटेंट। तो ऐसा कुछ प्रिंटिंग करवा रहे हो जहां पे उसका पेपर इज मोर इंपॉर्टेंट, तो ऐसे केस में वो क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल सप्लाई हो जाएगा और उन्हें क्या बोला जाएगा? सप्लाई ऑफ गुड्स बोला जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक और सर्कुलर है फूड एंड बेवरेज इन सिनेमास। सिनेमा में आपको फूड एंड बेवरेज मिलता है साथ में, तो सर उसे सिनेमा में कैटेगराइज कर दें या उसे अलग से रेस्टोरेंट सर्विसेज कैटेगराइज किया जाए? क्योंकि सिनेमा पे तो टैक्स रेट लगता है 18% और रेस्टोरेंट सर्विसेज पे लगता है 5%। तो सर कौन सा टैक्स रेट लगाएं? तो अब समझो, सिनेमा की आपने टिकट खरीदी, उसके साथ आपने फूड भी बुक कर लिया। आपने सिनेमा की जब टिकट बुक करी तो उसके साथ ही आपने फूड भी बुक कर लिया। इसका मतलब आपने सिनेमा और फूड दोनों साथ में क्या खरीदे हैं? एज ए बंडल खरीदे हैं। और ये नेचुरल नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में ऐसा ही होता है कि भैया सिनेमा में आपको फूड एंड बेवरेज भी मिलेगा, तो उस पूरे को क्या मान लिया जाएगा? कंपोजिट सप्लाई। और सिनेमा एग्जीबिशन सर्विस उसमें क्या हो जाएगी? प्रिंसिपल सप्लाई। तो पूरी की पूरी सप्लाई क्या हो जाएगी? सिनेमा एग्जीबिशन की सप्लाई हो जाएगी और उसके ऊपर टैक्स रेट क्या लग जाएगा? 18%। बट अगर मान लीजिए आपने सिनेमा की टिकट अलग से खरीदी और फूड अलग से खरीदा, तो भैया मैं सिनेमा वाली टिकट पे सिनेमा वाला रेट लगा लूंगा और फूड वाला जो बिल है उसके ऊपर फूड का रेट लगा लूंगा। तो ऐसे केस में वो जो फूड एंड बेवरेज है वो क्या कहलाएगा? रेस्टोरेंट सर्विसेज कहलाएगा, वो अलग से ट्रीट होगा, फिर वो कंपोजिट सप्लाई नहीं बनेगा। ठीक है, ये बात हो गई। उसके बाद देखो, ये मेजरली आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद कुछ सर्कुलर्स हैं जो सप्लाई अंडर जीएसटी चैप्टर से रिलेटेड है, बट ये सर्कुलर्स ध्यान रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पर्पज से, तो आप इसको सिर्फ एक बार देख के भी छोड़ सकते हो। आप चाहो तो इसे ना देखो, पर एक बार देख के भी छोड़ सकते हो। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो अब एक एक मैं तो सर्कुलर करवा दूंगा आपको, बट आपको ज्यादा इन पे फोकस नहीं करना है। बात करते हैं सबसे पहले कॉस्ट और प्रॉफिट पेट्रोलियम टैक्सेबिलिटी। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने, मान लीजिए गवर्नमेंट के पास एक बाड़मेर में जमीन पड़ी है जहां पे तेल निकलने का, तेल के कुएं होने का चांसेस हो सकता है। तो गवर्नमेंट खुद माथा पच्चीम पड़ना नहीं चाहती थी, तो गवर्नमेंट ने एक कॉन्ट्रैक्टर को बोला, मान लो XYZ लिमिटेड, कि भैया यहां पे तेल हो सकता है, यहां पे खुदाई कर ले और खुदाई करके तेल निकाल के बेच सकता है तू, लाइसेंस दे दिया। तो गवर्नमेंट ने इसको क्या किया? एक्सप्लोर करने का लाइसेंस दिया है कॉन्ट्रैक्टर को। उसके बदले में, अब गवर्नमेंट फ्री में तो देगी नहीं ये राइट, उसके बदले में कॉन्ट्रैक्टर को गवर्नमेंट को कुछ पे करना पड़ेगा। क्या पे करना पड़ेगा? एक तो रॉयल्टी पे करना पड़ेगा। तो रॉयल्टी किसके बदले में मिली है? लाइसेंस के बदले में। तो हमने बोला था लाइसेंस भी एक ट्रांजैक्शन होती है, तो उसके बदले में अगर कुछ पैसा कंसिडरेशन मिला है रॉयल्टी, तो वो क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद बात आती है
वो क्या बोलता है कि एक रॉयल्टी तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। उसके बाद मान लो यहां पे ऑयल मिल जाता है, यहां पे ऑयल के कुएं मिल जाते हैं, तो ऐसे केस में उस कॉन्ट्रैक्टर को वहां से ऑयल निकालना है और उस ऑयल को निकाल के बेचना है। अब उस ऑयल में से कुछ ऑयल कॉन्ट्रैक्टर को रखने के लिए दे दिया। गवर्नमेंट ने बोला कि भैया जो ऑयल निकलेगा उसमें से कुछ ऑयल तू रख लेना तेरे कॉस्ट निकालने के लिए। तूने यहां पे एक्सप्लोर किया है, तूने यहाँ पे मशीनें लगाई हैं, तूने यहाँ पे मुझे रॉयल्टी भी पे किया है, मतलब तेरे जो भी खर्चे हुए हैं ना यहाँ पे तेल निकालने के लिए, उन तेल निकालने के खर्चों को तू यहाँ पे तेल बेच के रिकवर कर लेना, तो उसे बोलते हैं कॉस्ट पेट्रोलियम। तो उसने जो टोटल सेल करी है उसमें से अपना कॉस्ट पेट्रोलियम रिकवर कर लिया। तो भैया गवर्नमेंट क्या कोई सर्विसेज के बदले में कॉस्ट पेट्रोलियम दे रही है क्या? नहीं भैया, कॉन्ट्रैक्टर ने खुद ही कुछ काम किया था, उसके बदले में उसने अपना कॉस्ट रिकवर किया है तेल बेच के। तो खुद को सर्विस तो सर्विस नहीं होगी, सप्लाई नहीं होगी, तो ऐसे केस में कॉस्ट पेट्रोलियम सप्लाई नहीं होगा, क्योंकि यहां पे गवर्नमेंट और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है कॉस्ट पेट्रोलियम को लेके। उस बंदे ने तेल निकाला, बेचा और उसमें से अपनी कॉस्ट रिकवर कर ली। उसके बाद जो बचा उसे बोलते हैं प्रॉफिट पेट्रोलियम, कि पेट्रोलियम में से कॉस्ट निकाल के जो बचा वो क्या होता है? प्रॉफिट पेट्रोलियम। उसमें गवर्नमेंट ने बोला कि जो प्रॉफिट पेट्रोलियम तेरे पास बचेगा, तूने तेरी कॉस्ट रिकवर कर ली जो खर्चे हुए, अब उस प्रॉफिट पेट्रोलियम में से थोड़ा हिस्सा मुझे दे देना, बाकी हिस्सा तो खुद रख लेना। अब कॉन्ट्रैक्टर ने खुद रख लिया हिस्सा, वो तो बात ही अलग है, वो तो उसका प्रॉफिट है। अब जो हिस्सा उसने गवर्नमेंट को दे दिया उसे बोलते हैं शेयर ऑफ प्रॉफिट पेट्रोलियम। तो क्या वो टैक्सेबल होगा? बिल्कुल, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो लाइसेंस दिया था उसके बदले में कॉन्ट्रैक्टर से क्या लिया है? शेयर ऑफ प्रॉफिट पेट्रोलियम। दो चीजें ली है, रॉयल्टी और शेयर ऑफ प्रॉफिट पेट्रोलियम। जिस प्रकार से रॉयल्टी एज ए कंसिडरेशन है, मनी फॉर्म में मिल रहा है, उसी प्रकार से ऑयल के फॉर्म में जो शेयर ऑफ प्रॉफिट पेट्रोलियम मिल रहा है वो भी क्या हो जाएगा? कंसिडरेशन हो जाएगा। तो ये सप्लाई हो जाएगा। सप्लाई तो हो जाएगा, बट हम आगे जाके एग्जेम्पशन चैप्टर में पढ़ेंगे, इसे गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट कर दिया, इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। तो इन शॉर्ट, अगर कोई रॉयल्टी पे की गई है तो वो टैक्सेबल हो जाएगी, कॉस्ट पेट्रोलियम है तो वो सप्लाई नहीं होगा, और अगर शेयर ऑफ प्रॉफिट पेट्रोलियम है तो वो सप्लाई तो होगा बट उसे एग्जेम्प्ट कर दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। उसके बाद सेल्स प्रमोशन स्कीम, अगर किसी ने फ्री सैंपल या गिफ्ट दे दिया कस्टमर को, तो क्या वो टैक्सेबल होगा? क्या वो सप्लाई होगा? नहीं होगा, अनलेस शेड्यूल 1 में हो, क्योंकि उसमें कंसिडरेशन नहीं है। कंसिडरेशन नहीं है तो सप्लाई नहीं होगा। हां, अगर शेड्यूल 1 में फॉल करता है, मान लो आपका कस्टमर रिलेटेड पर्सन है, या फिर आपका जो कस्टमर है उसको आपने ऐसी बिजनेस एसेट दे दी जिसके ऊपर आपने आईटीसी ले रखा है, तो वो सप्लाई हो जाएगा, वरना सप्लाई नहीं होगा। अब कई बार स्कीम चलती है बाय वन गेट वन, एक सामान खरीदो उसके साथ दूसरा सामान फ्री। तो क्या एक सामान के साथ दूसरा सामान फ्री आ रहा है क्या? वो सिर्फ बोलने की बात है। आइडियली वो सिंगल प्राइस के लिए आपको दो चीजें बेच रहा है, तो ऐसे केस में वो एंटायर ट्रांजैक्शन क्या हो जाएगी? सप्लाई हो जाएगी। उसके बाद एक और ट्रांजैक्शन है कि भैया समझना, ट्रांजैक्शन समझना कि यहां की डोमेस्टिक कंपनी है, इंडिया की कोई कंपनी है, ठीक है, उसने अपने एम्प्लॉय को बोला कि अगर तूने हमारे साथ 3 साल काम किया तो डोमेस्टिक कंपनी की जो होल्डिंग कंपनी है, मान लीजिए लंदन में, ठीक है, तो अगर तूने 3 साल काम किया हमारे साथ, हम तुझे होल्डिंग कंपनी के 1000 शेयर दे देंगे एट द रेट ऑफ 25 रुपीज, ठीक है, 3 साल बाद। अब 3 साल एम्प्लॉय ने बहुत जी जान लगा के काम किया, तो इसको 1000 शेयर दे दिए 25 रुपीज में। उस टाइम शेयर का प्राइस मार्केट में चल रहा था कितना? 300 रुपए का, 300 रुपए का। तो अब हम यहां पे बात करेंगे, अब क्या होगा? डोमेस्टिक कंपनी ने एम्प्लॉय से वादा किया था, तो 3 साल बाद उसने 1000 शेयर होल्डिंग कंपनी को बोल के, होल्डिंग कंपनी ने एम्प्लॉय को इशू कर दिए 1000 शेयर एट द रेट ऑफ 25 रुपीज। अब होल्डिंग कंपनी को तो नुकसान हो गया, होल्डिंग कंपनी चाहता तो 300 रुपए में शेयर बेच सकता था, पर अब इसको 25 रुपए में इशू करना पड़ा, तो इसका मतलब 275 रुपए का क्या हो गया? 275 रुपीज पर शेयर का क्या हो गया? नुकसान। तो टोटल कितना नुकसान हो गया? 2,75,000 नुकसान हो गया। अब ये होल्डिंग कंपनी क्या बोलेगा? भैया डोमेस्टिक कंपनी, ये तेरा एम्प्लॉय था, तुझे उसको बेनिफिट पहुंचाना था, मेरा क्या? तो मुझे क्या कर? रिइंबर्समेंट कर। तो जो ये नुकसान हुआ उसका रिइंबर्समेंट करेगी डोमेस्टिक कंपनी होल्डिंग कंपनी को, ठीक है। तो इस पूरी ट्रांजैक्शन में कुछ ट्रांजैक्शंस हुई हैं, इस पूरी ट्रांजैक्शन में 2-3 ट्रांजैक्शन हुई हैं, समझते हैं। सबसे पहले फॉरेन कंपनी ने डोमेस्टिक कंपनी के एम्प्लॉय को सिक्योरिटी ट्रांसफर करी है, यहां पे 1000 शेयर इशू किए गए हैं, तो ये क्या हो जाएगा? सप्लाई, ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटी, और ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटी सप्लाई नहीं होता है, तो ये सप्लाई नहीं होगा। अब डोमेस्टिक कंपनी ने एम्प्लॉय को बेनिफिट पहुंचाया है कितना? 2,75,000 का। तो ये बेनिफिट उसने कैसे पहुंचाया है एम्प्लॉय को? उसकी एम्प्लॉयमेंट वाली सर्विसेज के लिए,
एज पर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर एज पर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट को बेनिफिट दिया गया है तो वो किस में आता है, शेड्यूल 3 में आता है। तो डोमेस्टिक कंपनी ने जो ESOP प्रोवाइड कराए हैं एम्प्लॉइज को अंडर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, तो वो भी सप्लाई नहीं होगा क्योंकि वो शेड्यूल 3 में आएगा। अब डोमेस्टिक कंपनी ने जो होल्डिंग कंपनी को रीइंबर्समेंट किया है 2,75,000 का, तो क्या वो सप्लाई होगा कि नहीं होगा? अब देखो, होल्डिंग कंपनी ने तो 1000 शेयर इशू किए हैं, होल्डिंग कंपनी ने तो 1000 शेयर इशू किए हैं, उसके बदले में 25 रुपीज उसे मिल गए एम्प्लॉय से और 275 रुपीज मिल गया पर शेयर उसे क्या मिल गया, डोमेस्टिक कंपनी से। तो आइडियली ये क्या है, सेल ऑफ सिक्योरिटी तो है, सेल ऑफ सिक्योरिटी के बदले में कंसिडरेशन दो जगह से आ रहा है, तो आइडियली ये क्या है, ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटी। तो ऐसे केस में वो सप्लाई नहीं होगा, नॉट सप्लाई एज ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज। बट ये तभी होगा जब डोमेस्टिक कंपनी सिर्फ 275 रुपीज पे कर रही है। कहने का मतलब उसका जो नुकसान हो रहा था ना, सिर्फ नुकसान की भरपाई कर रही है। मतलब होल्डिंग कंपनी को जो नुकसान हो रहा था कोस्ट टू कोस्ट बेसिस पे उसको रिम्बर्स कर रही है। बट मान लीजिए यहां पे डोमेस्टिक कंपनी 2,75,000 तो दे जाती है, उसके साथ ही 50,000 और ट्रांसफर कर देती है। किस चीज के लिए, कि भैया तुमने शेयर ट्रांसफर किए हैं तो शेयर ट्रांसफर का आपको खर्चा दे देते हैं। तो भैया जब मैंने बोला था कि ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटी सप्लाई नहीं होती, बट फैसिलिटेटिंग और अरेंजिंग ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटी क्या होता है, सप्लाई होता है। अगर कोस्ट टू कोस्ट बेसिस से एडिशनल अमाउंट एज अ नेचर ऑफ फीस, कमीशन या मार्कअप कुछ अगर देती है डोमेस्टिक कंपनी फॉरेन कंपनी को, तो ऐसे केस में वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा, सप्लाई हो जाएगा। उसके बाद बात आती है कि अगर भैया रिलेटेड पर्सन ने एक दूसरे को लोन दिया, समझ लो मैं नॉर्मल बता देता हूं कि अगर टैक्सेबल पर्सन, ठीक है, कोई रिलेटेड पर्सन है, उन्होंने आपस में एक दूसरे को लोन दिया या फिर किसी फॉरेन कंपनी ने डोमेस्टिक कंपनी को लोन दिया, ठीक है, तो ऐसे केस में अगर लोन दिया गया तो उसके बदले में इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, यूज ऑफ मनी की सर्विसेज है, तो यूज ऑफ मनी सर्विसेज में आता है, तो वो क्या हो जाता है, सप्लाई हो जाता है। पर इंटरेस्ट ऑन लोन डिपॉजिट एडवांस हम एग्जेम्पशन चैप्टर में जाके पढ़ेंगे, एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। गवर्नमेंट ने बोला सप्लाई तो होता है पर उसके ऊपर हम टैक्स नहीं लेंगे। तो यहां पे रिलेटेड पर्सन के बीच में भी अगर कोई लोन की ट्रांजैक्शन हो रही है जिसके बदले में इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है, तो वो सप्लाई तो होगा बट उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। और उसके साथ ही अगर इन्होंने कोई अदर अमाउंट चार्ज किया है, अगर मान लीजिए रिलेटेड पर्सन ने एक दूसरे से कोई अदर अमाउंट चार्ज किया है, मान लीजिए लोन देने के लिए कोई फाइलिंग फीस चार्ज की है या कोई कमीशन चार्ज किया है, किसी प्रकार का इस तरीके से कोई अमाउंट चार्ज किया है, एडमिन फीस चार्ज किया है, तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। अगर एक्चुअल कंसिडरेशन इन्वॉल्व है फॉर अदर चार्जेस, लोन प्रोसेसिंग, फैसिलिटेशन चार्जेस, एडमिन फीस वगैरह, वो सप्लाई हो जाएगा और वो टैक्सेबल हो जाएगा। इंटरेस्ट अगर है तो वो सप्लाई तो होगा बट वो एग्जेम्प्ट होगा। बट अगर मान लीजिए लोन प्रोसेसिंग, फैसिलिटेशन चार्जेस, एडमिन फीस वगैरह जो अदर चार्जेस हैं, उसके लिए कोई भी एक्चुअल कंसिडरेशन चार्ज नहीं किया गया है, तो सर एक्चुअल कंसिडरेशन नहीं चार्ज किया गया तो रिलेटेड पर्सन है सर, शेड्यूल 1 में हम उसे डीम्ड सप्लाई बना देते हैं। शेड्यूल 1 में बिना कंसिडरेशन के भी तो सप्लाई बन जाता है। बट ध्यान रखना यहां पे अदर चार्जेस, लोन प्रोसेसिंग, फैसिलिटेशन चार्जेस के लिए हम शेड्यूल 1 यूज नहीं करेंगे, वो सप्लाई नहीं होगा। सिंपल सी बात है, अगर एडिशनल चार्जेस चार्ज किए गए हैं, एक्चुअल में कंसिडरेशन लिया गया है, तभी सप्लाई होगा, वरना सप्लाई नहीं होगा। अगर रिलेटेड पर्सन को लोन दिया है या ओवरसीज एफिलिएट ने इंडियन एंटिटी को लोन दिया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कैश कॉल्स इन जॉइंट वेंचर, ठीक है। अब मान लीजिए, अब इसको समझिए, इसको एग्जांपल के साथ समझना कि मान लीजिए ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड, तीनों ने मिलकर क्या बनाया, एबीसी लिमिटेड एक जॉइंट वेंचर बनाया। तो इन तीनों ने क्या किया, 10-10 करोड़ रुपए डाले, 10-10 करोड़ रुपीस डाल दिए, ठीक है, ताकि यहां पे कॉर्पस इकट्ठा हो जाए 30 करोड़ का और उससे हम कोई बिजनेस करेंगे। तो भैया ये किस प्रकार का कंट्रीब्यूशन है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन। ए बी सी ने मिलकर एबीसी जो जॉइंट वेंचर है उसमें कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो भैया ट्रांजैक्शन इन मनी है। मैंने किसी पार्टनरशिप फर्म में पैसा लगाया तो मैंने तो कैपिटल कंट्रीब्यूट करी है, उसके बदले में कोई गुड्स एंड सर्विस थोड़ी लिया है, तो ये क्या हो गया, ट्रांजैक्शन इन मनी, तो ये सप्लाई नहीं होगा। बट मान लीजिए ए बी सी ने मिलकर जॉइंट वेंचर किया एबीसी। अब ए नाम का जो बंदा है ना, वो काफी मतलब ऑपरेटिंग मेंबर है, वो क्या है, वो काम करता है, वो बोलता है कि भैया जो एबीसी का काम है ना वो मैं कर लूंगा, एबीसी का जो काम है वो मैं संभाल लूंगा। जैसे पार्टनरशिप होती है तो पार्टनरशिप में कोई ना कोई एक या दो पार्टनर ऐसे होते हैं जो एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं, तो ए ने बोला भैया मैं एक्टिवली इन्वॉल्व होकर काम किया करूंगा एबीसी जॉइंट वेंचर में, तो ठीक है। अब फ्री में तो काम करेगा नहीं, ऑब्वियसली
फ्री में क्यों काम करेगा, वो अपना टाइम देगा। तो बी और सी ने बोला कि हम उसके बदले में तुझे क्या दे देंगे, 10-10 करोड़ रुपए दे देंगे। तो जब किसी ऑपरेटिंग मेंबर की सर्विसेज के लिए कोई पैसा दिया जाता है मेंबर्स ऑफ जेवी के द्वारा, तो उसे क्या माना जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा, क्योंकि यहां पे जो पैसा दिया जा रहा है वो ऑपरेटिंग मेंबर की सर्विसेज के बदले में दिया जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, सर्विस और सप्लाई हो जाएगा। बट अगर इन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया होता तो वो सप्लाई नहीं होता था। उसके बाद टेनेंसी राइट टैक्सेबिलिटी। अब होता क्या है, मान लीजिए एक ओनर है, ठीक है, उसका एक घर है, उसने इस घर को रेंट पे दे रखा है। रेंट पे देने का राइट किसके पास था, इसके पास था। इसने एक टेनेंट रखा, उसको बोला कि आज से ये रेंट पे घर तेरा, और आगे भी अगर किसी को रेंट देना हो तो वो राइट्स किसके हैं, टेनेंट के। वो राइट्स किसके, टेनेंट पे। अब टेनेंट चाहे तो इस घर को किसी दूसरे व्यक्ति को भी रेंट पे दे सकता है। अब टेनेंट ने किसी दूसरे नए न्यू टेनेंट को क्या दे दिया, घर रेंट पे दे दिया, न्यू टेनेंट को घर रेंट पे दे दिया। अब देखो पहले रेंट ये वाला टेनेंट पे कर रहा था, अब कौन सा टेनेंट पे करेगा, ये वाला नया वाला टेनेंट पे करेगा रेंट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर एक बात करो, जब टेनेंट ने ये ट्रांसफर किया न्यू टेनेंट को, तो इसने इसके साथ टेनेंसी राइट भी ट्रांसफर कर दिए, कि पहले जो पुराने वाला टेनेंट का राइट था कि वो नए टेनेंट ला सकता था, अब वो राइट किसका होगा, नए वाले टेनेंट का हो गया। तो इसने टेनेंसी की राइट जो है वो भी ट्रांसफर कर दिया। उसके बदले में मान लो इसने 50,000 रुपए चार्ज कर लिया, इसे बोलते हैं टेनेंसी राइट प्रीमियम, कि आपको टेनेंसी राइट भी बेचा है मैंने वहां पे रेंटिंग तो किया ही है आपको, पर उसके साथ ही मैंने टेनेंसी राइट भी बेचा है। अगर आगे किसी को रेंट देना होगा वो भी राइट मैंने आपको दे दिया, तो उसके बदले में कुछ पैसा लगेगा, तो उसके बदले में मान लो 50,000 चार्ज किया टेनेंसी राइट प्रीमियम। तो इसका क्या टैक्सेबिलिटी होगा उसकी हम बात कर रहे हैं। तो इसमें बोला गया कि अगर आउटगोइंग टेनेंट जो छोड़ के जा रहा है वो टेनेंट, उसने अगर नए वाले टेनेंट से कोई पैसा लिया है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा फॉर सरेंडरिंग टेनेंसी राइट। पर एक बात समझना, जब भी ये रेंट एग्रीमेंट होते हैं तो उसमें स्टैंप ड्यूटी भी पे होती है। तो सर क्या स्टैंप ड्यूटी पे कर दिया तो जीएसटी नहीं पे करना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। सिर्फ स्टैंप ड्यूटी पे करने मात्र से ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि वो जीएसटी से बाहर हो जाएगी ट्रांजेक्शन, नहीं होगी, क्योंकि स्टैंप ड्यूटी भी पे करना पड़ेगा और उसके बाद उसके ऊपर जीएसटी भी लगेगा, ठीक है। तो मेयरली बिकॉज स्टैंप ड्यूटी इज पेबल डज नॉट मीन दैट इट इज नॉट अ सप्लाई, ठीक है। तो अगर आउटगोइंग टेनेंट ने आने वाले टेनेंट से कोई पैसा लिया है फॉर टेनेंसी राइट प्रीमियम, तो वो टैक्सेबल सप्लाई है। अब मान लीजिए ऐसा कोई पैसा ओनर ले रहा है, मान लो जो घर का ओनर है उसने कोई टेनेंसी राइट प्रीमियम लिया है इस टेनेंट से, तो क्या वो टैक्सेबल होगा? टैक्सेबल होगा, बट वो डिपेंड करेगा कि क्या जो रेंट ले रहा है, समझो कि इस ओनर ने, अब समझो कि ये दो ही लोग हैं, ये समझो कि ये दो ही लोग हैं, एक ओनर है और एक टेनेंट है, ठीक है। ओनर ने टेनेंट से क्या ले रहा है, वो रेंट ले रहा है। ओनर टेनेंट से क्या ले रहा है, रेंट ले रहा है, और उसके बदले में इसको रेंट वहां पे रहने दे रहा है। अब इसने इसके साथ ही क्या किया, टेनेंसी राइट प्रीमियम भी लिया है, मान लीजिए 50,000। तो देखो रेंट अगर टैक्सेबल है तो ये टेनेंसी राइट प्रीमियम भी टैक्सेबल हो जाएगा ओनर के हैंड में, और अगर रेंट टैक्सेबल नहीं है, रेंट एग्जेम्प्ट है, तो ये टेनेंसी राइट प्रीमियम भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो आउटगोइंग टेनेंट है जो छोड़ के जा रहा है, अगर उसने कोई टेनेंसी राइट प्रीमियम लिया है तो वो तो हमेशा टैक्सेबल होगा। अगर ओनर ने लिया है वो प्रीमियम, तो ऐसे केस में वो टैक्सेबल होगा। अगर उसका जो रेंट है वो टैक्सेबल है, अगर रेंट टैक्सेबल नहीं है तो वो एग्जेम्प्ट होगा। तो देखना, इन केस ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज एज अ रेजिडेंस टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, ये हम एग्जेम्पशन चैप्टर में पढ़ेंगे कि भैया अगर कोई रहने की जगह आप रहने के लिए किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को दे देते हो रेंट पे, तो वो क्या होता है, वो एग्जेम्प्ट होता है। तो ऐसे केस में फिर जो टेनेंसी प्रीमियम है वो भी क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। इतना बात ध्यान रखना। उसके बाद प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट होते हैं। ये कोई सर्टिफिकेट, ये कोई सिक्योरिटी नहीं होती, इनको गुड्स की तरह ट्रीट किया जाता है, ठीक है। इसे भी सप्लाई माना जाता है, इसे हमेशा इंटरस्टेट सप्लाई माना जाएगा, और इसके ऊपर क्या लगेगा, आईजीएसटी लगेगा, इसके ऊपर आईजीएसटी लगेगा। उसके बाद सिक्योरिटी लैंडिंग स्कीम का हमने शुरुआत में बात किया था जब गुड्स और सर्विस की बात कर रहे थे, कि जब सिक्योरिटी को रेंट पे दिया है जिसके बदले में लैंडिंग फीस मिल रही है, तो वो क्या हो जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस हो जाएगा। तो यहां पे ये काम कैसे करता है, ये पूरा मैकेनिज्म काम कैसे करता है, यहां पे लैंडर ने सिक्योरिटीज दी है क्लियरिंग एजेंट को,
और क्लियरिंग एजेंट ने ये सिक्योरिटीज आगे ट्रांसफर कर दी बोरोअर को। मान लीजिए इस लेंडर के पास 5000 HDFC की सिक्योरिटी पड़ी थी जो फालतू पड़ी थी, और इस बोरोअर को 3 महीने के लिए सिक्योरिटी चाहिए, तो इसने क्लियरिंग एजेंट रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू वह सिक्योरिटी किसको दे दी, बोरोअर को दे दी 3 महीने के लिए। उसके बदले में बोरोअर को क्या देना पड़ेगा, 3 महीने का रेंट देना पड़ेगा, जिसे बोलते हैं लैंडिंग फीस। 3 महीने बाद ये सिक्योरिटी वापस लौटा देगा लेंडर को। तो इसका मतलब सिक्योरिटी सेल या डिस्पोज ऑफ तो नहीं करी है, क्योंकि बाद में ये वापस मिल जाएगी। तो ये सिक्योरिटी हमने क्या दी है, सिर्फ और सिर्फ रेंट पे दी है, और जब रेंट पे देते हैं तो उसके बदले में जो रेंटिंग फीस मिलेगी वो क्या हो जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस। तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा, टैक्स लग जाएगा। अब टैक्सेबल अंडर आरसीएम लिखा है, ये नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे आरसीएम एफसीएम क्या होता है, बट हाँ इसके ऊपर टैक्स लग जाएगा। अब मान लीजिए रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, उसने ये ट्रांजैक्शन करवाया, उसने भी अपना कुछ कमीशन या फीस चार्ज किया होगा, तो वो भी क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा, उसके ऊपर भी टैक्स लग जाएगा। इस तरीके से ये पूरी ट्रांजैक्शन और ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। अब इस चैप्टर से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट आता है, इस चैप्टर से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। मेरा नंबर आपको पब्लिकली अवेलेबल है, आप मुझसे व्हाट्सएप कर सकते हो, टेलीग्राम कर सकते हो, किसी भी तरीके से आप मुझसे डाउट पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बिंदास पूछो डाउट, ठीक है। अगर डाउट आपका अभी से निकल जाएगा तो आगे दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।